राधे राधे मेरी प्यारी लॉयल फैमिली। मैं मिस्टर एक्स आज आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लेकर आया हूं जो आपकी आंखें खोलने वाली है। साथियों, काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो चौराहे पर पड़ी चीजों को इग्नोर करते हैं क्योंकि उन्हें टोने टोटकों पर विश्वास नहीं होता। और दूसरी बात की, जब हम पहली बार किसी शख्स को देखते हैं तो उसे साधारण ही समझ बैठते हैं, लेकिन उस साधारण चेहरे के पीछे कुछ असाधारण शक्तियां भी काम करती हैं। इसलिए किसी भी इंसान को जब आप पहली बार सामने से देखें तो कुछ भी उसके बारे में धारणा ना बनाए जब तक कि उसके बारे में कुछ ना जानते हों, क्योंकि ऐसा करना भी आपके जीवन को मुसीबत में डाल सकता है, जो आज मेरे को इस घटना में जानने को मिला। और मैं स्टोरी शेयर करने वाले इस भाई का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिसने मेरे पर विश्वास किया और अपने दोस्तों के साथ घटी इस घटना को शेयर किया। चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। रात के घने अंधेरे में 3 दोस्त कार में बैठे शोरगुल करते और रात के सन्नाटे को काटते हुए हॉस्टल की तरफ बढ़ रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था और केवल उन 3 दोस्तों की आवाज ही आसपास गूंज रही थी। रास्ता पूरी तरह से सुनसान था। दोनों ओर हल्का फुल्का वन क्षेत्र भी था। वे लोग पार्टी करके लौट रहे थे कि तभी उनकी कार के आगे के शीशे पर 3 नींबू, एक लाल रंग की पोटली और कुछ चावल के दाने आकर गिरते हैं। रोहित तुरंत ब्रेक लगाता है। ब्रेक लगाने की वजह से तीनों को ही झटका लगा था। अमन कहता है, अबे यार, कैसे चला रहा है? रोहित और विक्रम आगे बैठे थे। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से देखा था कि 3 नींबू उनकी कार पर आकर गिरे थे। रोहित और विक्रम तुरंत कार से नीचे उतरते हैं और अमन भी उनके पीछे पीछे उतरता है। वे लोग देखते हैं कि नींबू जमीन पर नाच रहे हैं। पोटली सड़क के एक किनारे गिरकर खुल गई है। उसमें कुछ हड्डियां पड़ी हैं। तभी अमन की नजर उनकी कार से कुछ दूरी पर रखे एक छोटे से मटके पर जाती है जो कि उनकी कार के ठीक सामने थी। अमन हाथ से इशारा करके कहता है, दोस्तों, वो देखो, वो क्या है? रोहित और विक्रम उस मटके को देखते हैं। हालांकि विक्रम के मन में वो चीजें देखकर एक पल के लिए डर पैदा हो गया था, लेकिन रोहित और अमन बेपरवाह थे। रोहित कहता है, चल कर देखते हैं। वे तीनों दोस्त उस मटके तक जाते हैं तो पाते हैं कि उसके अंदर 3 अंडे और कुछ लाल मिर्च रखी है और उस मटके के चारों तरफ लाल रंग से एक रेखा खींची हुई है। विक्रम हैरानी से कहता है, यार, यह सब कुछ सही नहीं है। यह कोई टोना टोटका है। मुझे लगता है हमें अपनी गाड़ी वापस मोड़ लेनी चाहिए। विक्रम के मुंह से यह बात सुनकर अमन हंसने लगता है। अमन को हंसता देख रोहित भी हंसता है और कहता है, अबे तू पागल है क्या? टोना टोटका है तो क्या हुआ? इसकी वजह से हम लंबे रास्ते से थोड़ी जाएंगे, और वैसे भी अभी तुम दोनों ही कह रहे थे कि तुम्हें लेट हो रहा है। हॉस्टल में घुसने भी नहीं दिया जाएगा। मेरा क्या है, मैं तो अपने घर जाकर आराम से सो जाऊंगा। अमन जमीन पर रखी मटकी को हाथ में उठा लेता है और उसके अंदर का सामान निकालने लगता है, जिसे देखकर विक्रम एकदम अपनी आंखें चौड़ी करते हुए कहता है, ओह नो। अमन, फेंक उसे। अमन हैरानी से विक्रम को देखता है। विक्रम दोबारा कहता है, यार, मेरी बात मानो, ये कोई जादू है, टोना टोटका है। इसे हाथ लगाने से कोई चुड़ैल या भूत प्रेत पीछे लग जाएगा। विक्रम की इस बात पर अमन और रोहित दोबारा हंसने लगते हैं। रोहित कहता है, अमन, देख, विक्रम कितना डर रहा है। अमन ने कहा, अरे तू मर्द है, मर्द ऐसे डरते नहीं हैं। ये देख, इसमें बस अंडे हैं। ये अंडे मुर्गी के हैं ना, कि भूत चुड़ैल के, जो ये हमें खा जाएंगे। अमन के ऐसा कहने पर अमन और रोहित दोनों हंसने लगते हैं, जबकि विक्रम के चेहरे का डर लगातार बढ़ता ही जा रहा था। विक्रम डर के मारे कुछ कदम पीछे होने लगता है। विक्रम का डर देखकर रोहित और अमन उसे परेशान करने लगते हैं। रोहित कार के पास पड़ा नींबू उठाता है और उसे विक्रम की शर्ट की जेब में डालकर कहता है, ये ले, नींबू पानी बनाकर पी लेना। विक्रम रोहित की इस हरकत से बुरी तरह घबरा जाता है। वह रोहित पर गुस्सा भी करता है। यार, ये क्या बदतमीजी है, मुझे ऐसी हरकतें अच्छी नहीं लगती हैं। विक्रम तुरंत वो नींबू अपनी जेब से निकालकर फेंक देता है। अमन हंसते हुए विक्रम के करीब आता है और उसके कंधे पर हाथ रखने की कोशिश करता है,
लेकिन विक्रम अमन को धक्का दे देता है और कहता है, मुझसे दूर हटो। तब रोहित विक्रम को समझाता है, अरे यार, हम तो मजाक कर रहे हैं, तू इतना सीरियस क्यों हो रहा है? विक्रम गुस्से में कहता है, मुझे ऐसे मजाक पसंद नहीं है, तुम लोग अभी वापस चलो। अमन रोहित को इशारा करता है और फिर वे दोनों चुपचाप गाड़ी में बैठ जाते हैं। लेकिन रोहित विक्रम के रूड बिहेव पर थोड़ा गुस्सा हो गया था, इसलिए वह गाड़ी मोड़ता नहीं है, बल्कि उसी मटके के ऊपर से गाड़ी चढ़ा देता है, जिस पर विक्रम रोहित को घूर कर देखता है। लेकिन रोहित को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वह अमन और विक्रम को उनके हॉस्टल छोड़ देता है। हॉस्टल का गेट बंद हो चुका था, इसलिए वे दोनों पीछे की दीवार से अपने हॉस्टल में घुस जाते हैं। अमन और विक्रम बिल्कुल शांत थे और शांति के साथ चुपके से अपने कमरे में चले जाते हैं। विक्रम के चेहरे पर अभी भी बहुत गुस्सा था, लेकिन वह शांत था। इन लोगों का हॉस्टल 5 मंजिला था और हर मंजिल पर एक साइड में वॉशरूम बना हुआ था। विक्रम चुपचाप उठता है और वॉशरूम की तरफ चला जाता है। उसे अभी भी वहम था कि कहीं उस पर कोई अनहोनी ना आन पड़े, इसलिए वह वॉशरूम में जाकर अपने हाथ मुंह धोने लगता है। वह वॉश बेसिन में अपना मुंह झुकाए खड़ा था और अपने चेहरे पर पानी डाल रहा था। जब उसने अपने हाथ और मुंह अच्छी तरह धो लिए तो उसने शीशे में देखा। उसे अपने पीछे एक काली परछाई नजर आई, जिसे देखकर वह तुरंत चौंक गया। उसने घबराकर पीछे देखा तो पीछे कुछ नहीं था। अब उसने दोबारा शीशे में देखा तो शीशा बिल्कुल क्लियर था। विक्रम को समझ नहीं आता कि ये उसका वहम है या फिर सच में पीछे कुछ था, लेकिन वह बहुत डर चुका था, इसलिए वह भागकर वापस अपने कमरे में आ जाता है। उसके चेहरे पर अब गुस्सा नहीं, डर था। विक्रम को डरता देखा अमन पूछता है, क्या हुआ? घबराया हुआ क्यों है? विक्रम अमन की बात का कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप करवट लेकर सो जाता है। लेकिन वह मन ही मन हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ रहा था। हनुमान चालीसा जितनी भी याद थी, उसके लिए वही सहारा था। अमन मन ही मन विक्रम पर हंस रहा था, लेकिन अब वह भी सो जाता है। इधर विक्रम भी गहरी नींद में सो चुका था और अमन भी नींद की आगोश में जा रहा था कि अचानक उनके कमरे का दरवाजा खटखट करके बोलने लगता है और तुरंत ही अमन की चढ़ती हुई नींद खत्म हो जाती है। वह एक नज़र विक्रम की ओर देखता है और फिर दरवाज़ा खोलने जाता है। जैसे ही अमन दरवाज़ा खोलता है, उसे बाहर कोई दिखाई नहीं देता। वह इधर उधर झांकता है, तब भी कोई नजर नहीं आता। अमन धीरे से आवाज लगाता है, कौन था यहाँ पर? कौन शैतानी कर रहा है? इतना कहकर अमन दरवाजा बंद कर लेता है। अमन 1-2 कदम आगे बढ़ा ही था कि दोबारा से दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। अमन गुस्से में दरवाजा खोलता है और थोड़ा चिड़चिड़ा कर कहता है, कौन है बे? इतनी रात को परेशान क्यों कर रहा है? लेकिन तभी उसे कॉरिडोर के मोड़ पर संध्या खड़ी दिखाई देती है। अमन, जिसकी आंखों में नींद थी, जैसे ही संध्या को देखता है, उसकी आंखें पूरी तरह से खुल जाती हैं। अमन मन ही मन सोचता है कि संध्या वो है यहाँ बॉयज हॉस्टल में। संध्या जो कि उनके कॉलेज की सीनियर क्लास की लड़की थी और बहुत ही अजीब थी। कुछ दिन पहले उन तीनों दोस्तों का संध्या से छोटी सी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। बात तो छोटी थी, लेकिन वह बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। दरअसल संध्या बहुत ही अजीब तरह से कॉलेज में आया करती थी। माथे पर एक अर्धचंद्र के आकार की बिंदी लगाती थी। हाथों में कुछ इस तरह की चूड़ियां पहनती थीं जैसे कोई तांत्रिका हो। चेहरा अजीब तरह से गुस्से में बना रहता था। वह किसी से भी बात नहीं करती थी। ये बात कॉलेज के ज्यादातर सभी लोग जानते थे कि संध्या किसी से भी बोलना पसंद नहीं करती है। वह अपने में ही गुम रहती है। कुछ लोगों का कहना था कि वह बहुत ही धार्मिक है, जबकि कुछ लोगों का कहना था कि वह जादू टोना करने वाली लड़की है। ऐसा कहा जाता है कि कॉलेज में जिस किसी प्रोफेसर ने उसे किसी भी बात को लेकर डांटा है, तो उस प्रोफेसर के साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर हुआ है। और यह अफवाह आज की नहीं है। यह अफवाह तब से फैली हुई है जब संध्या इस कॉलेज में नई नई आई थी। शुरुआत में कुछ सीनियर्स ने उसकी रैगिंग करने की कोशिश की थी और फिर कुछ दिनों बाद ही रैगिंग करने वाले छात्रों का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था।
एक्सीडेंट इतना बुरा हुआ था कि 4 दोस्तों में केवल एक ही दोस्त बच पाया था। उस समय तो लोगों ने इस बात को काफी हल्के में ले लिया था, लेकिन आगे चलकर किसी से छोटी बात पर बहस हो जाने पर भी उस व्यक्ति को नुकसान जरूर पहुंचता था जो संध्या से बहस करता था, झगड़ा करता था। वह किसी को भी अपने जीवन में आने नहीं देती थी और जैसे ही अफवाहें फैलने शुरू हुई तो कॉलेज के लोगों ने भी उससे दूरी बनाना शुरू कर दी। अब तो संध्या का उस कॉलेज में आखिरी साल है, जबकि अमन, रोहित और विक्रम का वह पहले साल था। कॉलेज में आए हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, लेकिन एक दिन स्कूटी खड़ी करने के पीछे उन तीनों का संध्या से झगड़ा हो गया था। संध्या को अपनी स्कूटी अपनी जगह पर खड़ी करने की आदत थी, लेकिन एक दिन रोहित, जो कभी स्कूटी तो कभी कार से अपने कॉलेज आया करता था, कार की परमिशन ज्यादा मिलती नहीं थी, इसलिए अधिकतर वह अपनी स्कूटी से ही कॉलेज जाता था। वह इस बात से अनजान था कि संध्या किस मिजाज की लड़की है और फिर उसके इस अनजान रवैया के कारण ही वह एक दिन संध्या की जगह पर स्कूटी खड़ी कर देता है। जब संध्या आती है तो देखती है कि उसकी जगह खाली नहीं है। वह गार्ड से कहकर रोहित की स्कूटी को हटवाती है, लेकिन तभी वहां रोहित और अमन पहुंच जाते हैं। जब वे देखते हैं कि गार्ड उसकी स्कूटी को हटा रहा है, तब वह उस गार्ड से पूछते हैं कि वह उनकी स्कूटी को क्यों हटा रहा है। तब गार्ड संध्या का नाम लेकर बताता है कि उस बच्ची ने कहा है, जिसे सुनकर रोहित को गुस्सा आता है। रोहित और अमन संध्या के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर किससे पूछकर उसने उनकी स्कूटी को यहां से हटवाया, लेकिन रोहित के पूछने पर संध्या कोई भी जवाब नहीं देती। इससे रोहित और अमन को और ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वह उस लड़की पर बरसने लगते हैं। संध्या उन लोगों की बातों का केवल एक ही जवाब देती है, मुझे उल्टा सीधा बोलने से पहले तुम्हें 100 बार सोचना चाहिए था। अब तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे साथ क्या होगा। संध्या की इस बात पर रोहित काफी चिल्लाने लगा था। उसे उल्टा सीधा भी बोलने लगा था, लेकिन संध्या को जैसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह स्कूटी खड़ी करके अपनी क्लास में चली गई थी। हालांकि बाद में कुछ सीनियर्स ने रोहित और अमन को समझाया कि वह संध्या से पंगा ना लें, लेकिन उन लोगों ने इस बात को सीरियस नहीं लिया। रोहित ने संध्या से बदला लेने के लिए अमन के हाथों संध्या की स्कूटी के टायर की हवा भी निकलवा दी थी, जिस पर संध्या ने अपनी चुप्पी तोड़ी थी। इसी बात पर संध्या का रोहित, अमन और विक्रम तीनों से ही झगड़ा हुआ था। अब आधी रात में अपने हॉस्टल में संध्या को देखकर अमन को काफी अजीब लगता है। पहले तो अमन को यकीन नहीं होता। वह तुरंत अपने कमरे में झांककर घड़ी की तरफ देखता है तो पाता है कि 2:30 बज रहे हैं। अमन जल्दी से एक बार फिर कॉरिडोर के मोड़ पर देखता है। अब उसे संध्या नजर नहीं आती, लेकिन तभी विक्रम की आंख खुल जाती है और वह अमन को बाहर खड़ा पाता है। विक्रम अमन को आवाज लगाता है, अमन क्या हुआ, तू बाहर क्या कर रहा है? अमन हकलाते हुए कहता है, वो यार बाहर संध्या। यह सुनते ही विक्रम उठकर बैठ जाता है और कहता है, क्या बाहर? अमन जल्दी से अंदर आता है और विक्रम से कहता है, यार बाहर संध्या आई है। विक्रम यह सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है, संध्या, वही संध्या ना जिससे हमारा झगड़ा हुआ था। अमन कहता है, हाँ वही संध्या। यह सुनते ही विक्रम भी तुरंत बाहर जाता है और कॉरिडोर में दोनों तरफ देखता है, लेकिन उसे संध्या कहीं नजर नहीं आती। अमन भी उसके पीछे खड़ा था। वह कहता है, अरे यार, अभी तो मैंने यही देखा था। इतना कहते ही अमन जल्दी से कॉरिडोर के मोड़ तक भागता है। विक्रम भी उसके पीछे जाता है। फिर वह अपने दाएं बाएं देखते हैं। नीचे सीढ़ियों पर उतरने के लिए चैनल था, जो कि उस समय बंद था। विक्रम कहता है, अरे यार, चैनल तो बंद है, संध्या यहां कैसे आ जाएगी? अमन कहता है, पता नहीं यार, मुझे तो लगा था कि वही है। विक्रम, जो कि कुछ देर पहले वॉशरूम में होकर आया था, उसके साथ भी एक वहम हुआ था, इसीलिए वह अमन को समझाता है और कहता है, अमन, ये सब छोड़, हम ज्यादा सोच रहे हैं, चल कर सोते हैं। अगर वार्डन ने हमें यहां देख लिया तो फिर हमारी खैर नहीं। अमन हाँ में सिर हिलाता है और वे दोनों अपने रूम में चले जाते हैं। अब अमन और विक्रम दोनों के मन में ही डर पैदा हो चुका था,
क्योंकि एक इंसान को वहम हो सकता है, लेकिन दूसरे इंसान को भी वहम होना यह कोई साधारण बात नहीं थी। फिलहाल वे दोनों अपने अपने डर को छुपाए हुए करवट बदलकर सो चुके थे। दोनों के ही बिस्तर अलग अलग थे और दोनों ही कुछ दूरी पर लेटे थे। तभी अमन को संध्या की आवाज आती है, अमन, तुमने यह अच्छा नहीं किया। अमन तुरंत पलट कर देखता है, क्योंकि उसे ऐसा एहसास हुआ था कि यह आवाज उसके कमरे से ही आ रही है। जैसे ही उसकी नजर कमरे के दरवाजे पर पड़ती है, वह वहां पर संध्या को खड़ा पाता है। संध्या की नजरें अमन पर ही थीं। धीरे धीरे संध्या की आंखों से एक सफेद रोशनी निकलने लगती है और रोशनी अमन की आंखों पर जा रही थी। देखते ही देखते अमन घबरा कर बैठ जाता है। वह कंपकपाता हुआ बोलता है, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दो। तभी धीरे धीरे कमरे में काली परछाइयां उभरने लगती हैं, जो कभी दीवार से आती तो कभी जमीन से, कभी छत से, और वे सभी परछाइयां अमन की तरफ बढ़ने लगी और तभी अमन चीख पड़ा। विक्रम ने तुरंत उठकर देखा तो अमन डरा सहमा दीवार से चिपका बैठा था। उसने बिना देरी किए अमन को पकड़ा और पूछा, अमन, क्या हुआ? अमन दरवाजे की तरफ ही देख रहा था, इसलिए विक्रम भी दरवाजे की तरफ देखता है। वह पूछता है, क्या हुआ? वहां क्या देख रहा है? लेकिन अमन कुछ बोल नहीं पाता, इसलिए विक्रम दरवाजे की तरफ जाता है। वह सोचता है कि शायद दरवाजे के बाहर कोई है। वह दरवाजा खोलता है, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता। विक्रम बाहर निकलकर थोड़ा इधर उधर चलकर देखता है, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। वह वापस कमरे में आता है तो अमन को बेहोश पाता है। वह अमन को होश में लाने की कोशिश करता है। अमन होश में आ तो जाता है, लेकिन उसे तेज बुखार आ रहा था। विक्रम अपने बैग की पॉकेट से एक पैरासिटामोल की टेबलेट निकालकर अमन को खिला देता है और उसे चादर से ढक देता है। विक्रम को अमन की चिंता होने लगी थी कि अचानक अमन को क्या हुआ। वह कुछ बता भी नहीं पाया और अब उसे बुखार आ रहा है। उसके मन में आया कि वह वार्डन से जाकर अमन की तबीयत के बारे में बताएं, लेकिन फिर उसने सोचा कि 3:30 बज रहे हैं। इस समय वार्डन को उठाना सही नहीं रहेगा और वैसे भी उसने दवाई तो दे ही दी है, शायद सुबह तक थोड़ा आराम हो जाए। बस यही सोचकर विक्रम सो जाता है। अगली सुबह विक्रम उठकर सबसे पहले अमन को देखता है। अमन का शरीर अभी भी बुखार से तप रहा था। अब वह बिना देरी किए वार्डन के पास जाकर अमन की हालत के बारे में बताता है। वार्डन तुरंत डॉक्टर को लेकर आते हैं। डॉक्टर जब बुखार चेक करता है तो सच में अमन को बहुत तेज बुखार था। डॉक्टर वार्डन से कहता है, मैंने कुछ दवाइयां दे दी हैं, अगर शाम तक बुखार नहीं उतरता है तो फिर हमें इसे अस्पताल लेकर जाना होगा। वार्डन अमन की हालत को ज्यादा सीरियस नहीं लेता, क्योंकि आए दिन हॉस्टल में कोई ना कोई लड़का बीमार हो ही जाता था। वहीं दूसरी ओर विक्रम का मन कॉलेज जाने का नहीं था, लेकिन उसकी मजबूरी थी, क्योंकि असाइनमेंट जमा होने थे, इसलिए वह न चाहते हुए भी कॉलेज चला जाता है। कमरे में अमन अकेला था और आराम कर रहा था। कॉलेज पहुंचते ही विक्रम को अकेला आता देख रोहित तुरंत अमन के बारे में पूछता है, जिस पर विक्रम अमन की हालत के बारे में बताता है। अब रोहित को भी उसकी काफी चिंता थी। वह भी बस यही सोच रहा था कि जल्दी से कॉलेज खत्म हो और वह अमन से मिलने जाए। वहीं दूसरी ओर दोपहर 1 बजे करीब वार्डन अमन के कमरे में जाता है, लेकिन कमरा अंदर से बंद था। वार्डन कई बार दरवाजा खटखटाता है, लेकिन अमन दरवाजा नहीं खोलता। अमन के रूम की खिड़की थोड़ी सी खुली हुई थी। वार्डन अंदर झांकता है तो पाता है कि अमन पंखे से लटका हुआ है। उसने खुद को फांसी लगा ली है। यह देखते ही वार्डन के हाथ पैर फूल जाते हैं। वह तुरंत दरवाजा तोड़ता है और अमन को नीचे उतारने की कोशिश करता है, लेकिन अमन मर चुका था। वार्डन ऊपर बालकनी से ही नीचे काम करने वाले कर्मचारियों को आवाज लगाता है। वे सभी तुरंत आते हैं और उसी समय अमन को अस्पताल लेकर जाया जाता है, लेकिन अस्पताल वाले अमन को मृत घोषित कर देते हैं। लगभग 2:30 बजे रोहित और विक्रम हॉस्टल पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हॉस्टल में एक लड़के की मृत्यु हो चुकी है। फिर जल्द ही उन्हें यह भी पता चल जाता है कि मरने वाला कौन था। रोहित और विक्रम के हैरानी की हद नहीं रहती,
कि उनका दोस्त अमन मर चुका है। और सबसे ज्यादा हैरानी तो उन्हें यह बात सुनकर होती है कि अमन ने आत्महत्या कर ली है। अमन की आत्महत्या की बात जल्द ही कॉलेज के प्रोफेसर और प्रिंसिपल तक भी पहुंच जाती है और वे लोग इस मामले को बहुत जल्द दबाने की कोशिश करते हैं। वह नहीं चाहते थे कि यह बात मीडिया तक पहुंचे, क्योंकि इससे कॉलेज की रेपुटेशन पर सवाल खड़े हो सकते थे। इसलिए जैसे तैसे करके मामले को ठंडा किया जा रहा था। वहीं दूसरी ओर विक्रम को एक अन्य लड़के के साथ रूम दे दिया गया था। वैसे तो अमन की आत्महत्या की बात कॉलेज और हॉस्टल से बाहर नहीं जा पाई, लेकिन फिर भी वार्डन और प्रिंसिपल यह जानना चाहते थे कि आखिर अमन ने आत्महत्या क्यों की होगी। क्या वह पढ़ाई को लेकर परेशान था या कोई अन्य वजह थी। इसीलिए प्रिंसिपल ने विक्रम और रोहित से भी पूछताछ की, लेकिन पूछताछ में उन्हें कुछ भी ऐसा नहीं लगा जिससे किसी पर संदेह किया जाए। उधर अमन के घर वालों को जैसे तैसे करके शांत कराया गया था, लेकिन विक्रम और रोहित की जिंदगी में इतनी जल्दी शांति नहीं आने वाली थी। विक्रम भले ही अपने नए रूममेट मोहन के साथ रहता था, लेकिन उसे अजीब सी दहशत महसूस होती थी। अमन की मौत के कम से कम 3 से 4 दिन बाद विक्रम अपने रूम में रात 12 बजे पढ़ाई कर रहा था। उसने अपना स्टडी लैंप जला रखा था, जबकि उसका रूममेट मोहन सो चुका था। अचानक विक्रम की स्टडी लाइट जलने बुझने लगती है। वह उसे ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन वह ठीक नहीं होती। विक्रम सोचता है कि कल दुकान पर जाकर इस लाइट को दिखाएगा। विक्रम अपनी किताबें बंद करने लगता है, तभी उसे किसी के सिसकारियों के जैसी आवाज आती है। ऐसा लगता है कि कोई धीरे धीरे रो रहा है। विक्रम उस आवाज को बड़ी ही गौर से सुनता है। वह आवाज मोहन की तरफ से आ रही थी। विक्रम को लगता है शायद मोहन रो रहा है। विक्रम अपनी कुर्सी से उठता है और धीरे धीरे मोहन की तरफ बढ़ता है। कमरे में अंधेरा था। रोशनदान से ही थोड़ी बहुत रोशनी अंदर आ रही थी, जिसमें यह देखना थोड़ा मुश्किल था कि मोहन रो रहा है या कोई और ही बात है। लेकिन तभी विक्रम की नजर मोहन के बराबर में पड़ती है। वहां उसे एक अन्य व्यक्ति लेटा हुआ दिखाई देता है। वह विक्रम की आंखों का धोखा नहीं था। विक्रम ने अच्छी तरह देखा था कि मोहन के बराबर में कोई दूसरा व्यक्ति सो रहा है। यह देखकर विक्रम एकदम घबरा जाता है, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि कमरे में उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। मोहन के बराबर में किसी और को लेटा देखा विक्रम घबरा जाता है और चीख उठता है। विक्रम के चीखने से मोहन की आंख खुल जाती है। वह तुरंत लाइट जलता है और पूछता है, क्या हुआ, क्या हुआ? लाइट के जलते ही विक्रम को दूसरा व्यक्ति दिखना बंद हो जाता है। विक्रम को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि ये उसका धोखा था। वह अपने मन ही मन सोच रहा था। वह अपने वहम को दूर करने के लिए एक बार फिर कमरे की लाइट को बुझा देता है और फिर मोहन के बिस्तर पर देखता है, लेकिन इस बार उसे वहां कुछ भी नजर नहीं आता। इसका मतलब वह विक्रम का वहम नहीं था। उसने सच में किसी को लेटे हुए देखा था। विक्रम यह बात मोहन से कहता है तो मोहन उसकी बात का विश्वास नहीं करता और कहता है, यार तुम काफी थक चुके हो, शायद तुम्हें नींद आ रही है, सो जाओ। विक्रम उस लड़के से ज्यादा बात नहीं करता है, लेकिन वह समझ चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो अजीब हो रहा है। लेकिन वह उस समय चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट जाता है। उधर अमन का अंतिम संस्कार हो चुका था। उसके घर परिवार में भी सभी लोग अमन की मौत को लेकर चिंता में थे। उन लोगों को यही लग रहा था कि शायद कॉलेज का प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। वहीं दूसरी ओर रोहित अपने कमरे में अकेला सो रहा था और अभी भी यही सोच रहा था कि आखिर अमन ने आत्महत्या क्यों की। रोहित ने विक्रम से भी जानने की कोशिश की थी कि आखिर अमन को क्या परेशानी थी, लेकिन विक्रम की बातों से भी कुछ साफ जाहिर नहीं हुआ। विक्रम ने इतना जरूर बताया था कि मौत की एक रात पहले अमन अजीब बातें कर रहा था, जिसमें उसने संध्या के बारे में भी जिक्र किया था। रोहित का ध्यान ना चाहते हुए भी बार बार संध्या पर जा रहा था। पता नहीं क्यों उसे ऐसा लग रहा था जैसे इन सब के पीछे की वजह संध्या तो नहीं, क्योंकि उसने खुली धमकी दी थी। लेकिन अगले ही पल रोहित जब यह सोचता है कि आखिर एक लड़की क्या कर लेगी, तो वह संध्या के ऊपर से शक हटा देता है।
भला लड़कों के हॉस्टल में संध्या का जाना इतना आसान भी नहीं है। खैर, वह इस बारे में विक्रम से और भी बातें करना चाहता था, इसीलिए सुबह होने का इंतजार करता रहता है। उसे रात ठीक से नींद नहीं आती। जैसे तैसे करके उसकी आंख लग जाती है, तभी उसे अमन के चीखने की आवाज आने लगती है। वह सपने में देखता है कि वह अपने कमरे में सो रहा है और कहीं अमन चिल्ला रहा है, रो रहा है। वह कह रहा है, रोहित मुझे बचा ले, रोहित मुझे बचा ले, मैं बहुत तकलीफ में हूं। अमन की वह चीख सुनकर रोहित की आंख खुल जाती है। रोहित बहुत ही परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे। उधर विक्रम के पास कोई फोन नहीं था कि वह फोन पर बात कर सकता, लेकिन जैसे तैसे करके रोहित अपनी रात काट लेता है। अगली सुबह कॉलेज जाते ही रोहित विक्रम से अकेले में बात करता है और बताता है, यार पता नहीं क्यों मुझे अमन की मौत की गुत्थी समझ नहीं आ रही। आखिर क्या वजह होगी जो अमन ने आत्महत्या की होगी। विक्रम ने कहा, मैं भी नहीं कह सकता, बस इतना पता है कि एक रात पहले वो थोड़ी अजीब बातें कर रहा था। मुझे वार्डन सर भी पूछ रहे थे, मैंने उन्हें भी यही बताया। उन्होंने मुझसे काफी जानने की कोशिश की, क्या अमन किसी बात को लेकर परेशान था, लेकिन यार सच में हम में से किसी को कोई परेशानी नहीं थी। रोहित और विक्रम कॉलेज की कैंटीन में बैठे बातें कर रहे थे। तभी विक्रम कहता है, हाँ यार, तुझे एक बात और याद है, अमन की मौत की एक रात पहले हमें वह टोटका पड़ा मिला था और मैं मना भी कर रहा था कि इस टोटके के साथ छेड़खानी मत करो। रोहित चौंक कर कहता है, क्या वो टोटका? तू क्या कहना चाहता है? विक्रम कहता है, मेरा मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि उस टोटके के कारण ही अमन के साथ वो घटना हुई हो सकता है कोई भूत प्रेत। कहते कहते विक्रम रुक जाता है और तभी रोहित कहता है, यार विक्रम, तेरा दिमाग खराब हो चुका है, प्लीज तू अमन की मौत को इन सब चीजों से मत जोड़, मुझे लगता है कोई और ही वजह होगी। विक्रम कहता है, रोहित मैं तुझे एक बात और बताना चाहता हूं। रोहित कहता है, हाँ बता। विक्रम कहता है, यार कल रात मुझे मोहन के साथ अजीब एहसास हुआ। मुझे ऐसा लगा जैसे मोहन के बराबर में कोई लेटा है। मैंने काली सी परछाई देखी थी। मैं तुझे बता नहीं सकता, मैं बहुत ज्यादा डर गया था, लेकिन मैंने अपने डर पर काबू पा लिया। रोहित विक्रम की बात सुनकर थोड़ा घबरा गया था, लेकिन फिर भी वह यही कहता है कि यह सब कुछ नहीं होता। फिर विक्रम उससे कहता है, रोहित यार, मैं मानता हूं कि तू एक एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन यार देख, हम इस बात को नहीं नकार सकते कि कुछ ऐसी अदृश्य शक्तियां होती हैं जो हमारे साथ हमेशा रहती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अमन के साथ कुछ सुपरनैचुरल हुआ है, क्योंकि तू खुद ही सोच, एक रात पहले हम तीनों हैंगआउट के लिए गए थे। हमने कितनी मस्ती की थी। यह बात तू भी जानता है कि हम तीनों में से किसी पर भी पढ़ाई का कोई प्रेशर नहीं था। और जहां तक मैं जानता हूं कि अमन के घर में भी कोई ऐसी परेशानी नहीं थी, तो अचानक आत्महत्या की वजह क्या हो सकती है? एक रात पहले उसे इतना तेज बुखार आना, यह कोई अजीब बात नहीं है। क्या बुखार इतना चढ़ गया कि वह अपना दिमागी संतुलन खो बैठा और उसने आत्महत्या कर ली? ये बातें करने के बाद रोहित के मन में कहीं ना कहीं सुपरनेचुरल पावर्स को लेकर वहम तो बैठ चुका था, लेकिन वह विक्रम से कुछ कह नहीं पाया। विक्रम ने रोहित का हाथ पकड़ा और कहा, देख रोहित, अमन मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। हमें 1 साल पूरा होने वाला था और हमने बहुत अच्छा टाइम काटा। मैं शायद उसे कभी भूल ना पाऊं, लेकिन हमारे साथ जो कुछ हो रहा है, हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। तभी रोहित भी अपने दिल की बात विक्रम से कहता है और उसे बताता है कि रात सपने में उसे भी अमन की चीखों की आवाज आ रही थी और वह यह कह रहा था कि मैं तकलीफ में हूं, जिसे सुनकर विक्रम के चेहरे पर भी चिंता जाहिर होने लगती है। वह कहता है, यार सच में अमन के साथ कुछ तो बहुत गलत हुआ है और हमें यह पता लगाना होगा कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि रात मुझे भी एक अजीब अनुभव हुआ और तू बता रहा कि तुझे भी एक सपना। तभी उनका क्लासमेट उन्हें बुलाने आ जाता है। फिर वह अपनी पढ़ाई में लग जाते हैं और कॉलेज खत्म होते ही अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। विक्रम या रोहित दोनों का ही मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था।
ना चाहते हुए भी उन्हें अमन की याद आ रही थी। शाम के समय रोहित घर का कुछ सामान लेने के लिए घर से बाहर निकलता है। तब वह अपने घर के बाहर संध्या की स्कूटी देखता है। पहले तो वह इस बात पर गौर नहीं करता कि उसके घर के आगे किसकी स्कूटी खड़ी है। अमूमन ऐसा होता था कि उनके घर के आगे कोई अपनी गाड़ी खड़ी नहीं करता था, लेकिन जैसे ही वह कुछ कदम आगे बढ़ जाता है तब उसे ध्यान आता है कि यह स्कूटी तो शायद संध्या की है। इसलिए पीछे जाकर वापस उस स्कूटी को ध्यान से देखता है तो पाता है कि सच में यह तो संध्या की स्कूटी है। अब उसे और अजीब लगता है कि संध्या उसके घर के पास क्या कर रही है। वह कुछ देर खड़ा होकर देखने लगता है कि शायद संध्या उसे नजर आए, लेकिन 15 से 20 मिनट तक उसे संध्या नजर नहीं आती। फिर वह वहां से चला जाता है। तब उसे अपने घर के दरवाजे पर एक नींबू दिखाई देता है। उस नींबू को देखते ही रोहित को उस रात की याद आ जाती है जब उन्होंने सड़क पर टोटका पड़ा देखा था, और उस नींबू को देखते ही उसे विक्रम की बात भी याद आती है कि विक्रम ने कहा था कि यह टोटके बहुत खतरनाक होते हैं। लेकिन साथ ही साथ रोहित को गुस्सा भी आ रहा था, इसलिए वह नींबू को पैर से फेंक देता है। रोहित गेट खोलकर घर के अंदर जाने लगता है, लेकिन वह एक नज़र पीछे पलटकर उस नींबू को देखता है तो पाता है कि वह नींबू पूरी तरह से काला पड़ चुका है, जिसे देखकर रोहित को अपनी आंखों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता था कि जब वह अपने घर से निकला था तो दरवाजे पर कोई नींबू नहीं था। आते समय किसी ने नींबू यहाँ गिरा दिया, लेकिन रोहित के छूते ही वह नींबू काला भी पड़ गया। अब रोहित को विक्रम की बातें पूरी तरह से सच लगने लगी थी। वह बेचैन हो उठता है। वह जल्दी से अपने घर में जाता है और विक्रम के हॉस्टल फोन करता है। रोहित जब भी विक्रम को फोन करता था तो अधिकतर उसका बड़ा भाई बनकर फोन करता था, क्योंकि वहां के काम करने वाले कर्मचारी दोस्त यारों से ज्यादा बात नहीं करने देते थे। जैसे ही रोहित विक्रम से बात करता है, वह विक्रम से कहता है, मुझे तुझसे अभी मिलना है, तू कैसे भी करके मेरे घर आ जा। विक्रम घड़ी में टाइम देखता है तो शाम के 6 बज रहे थे। वह कहता है, इस टाइम क्या काम है? रोहित कहता है, बस तू घर आ जा, मैं तुझे घर आकर ही सब बताऊंगा। विक्रम कहता है, चल ठीक है, मैं परमिशन लेकर आता हूं। विक्रम असाइनमेंट का बहाना बनाकर वार्डन से परमिशन लेकर रोहित के घर के लिए निकल जाता है। रोहित अपने कमरे में बेचैन इधर से उधर टहल रहा था। विक्रम जैसे ही कमरे में प्रवेश करता है, रोहित को परेशान देख वह भी परेशान हो जाता है, लेकिन जैसे ही रोहित विक्रम को देखता है, उसकी आंखों में तेजी के साथ डर दौड़ पड़ता है। वह हकलाने लगता है जैसे कुछ बताना चाहता हो और बता नहीं पा रहा हो। विक्रम उससे कहता है, क्या हुआ रोहित? तू तो बहुत परेशान लग रहा है, सब कुछ ठीक है ना? रोहित अपने हाथ मसलते हुए कहता है, यार विक्रम, मुझे लगता है तू बिल्कुल सच कह रहा था। कुछ तो बहुत अजीब है, पता नहीं क्यों। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। यह सुनकर विक्रम हैरानी से कहता है, क्या? यह तू क्या कह रहा है? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। रोहित विक्रम को नींबू वाली बात बताता है और साथ यह भी बताता है कि उसने संध्या की स्कूटी को घर के बाहर देखा था। वो बात जानने के बाद विक्रम पूछता है, अच्छा एक बात बता, जब तू सामान लेकर लौटा, क्या तब संध्या की स्कूटी खड़ी थी? रोहित याद करने की कोशिश करता है और झट से कहता है, नहीं खड़ी थी। विक्रम कहता है, इसका मतलब संध्या ही कुछ कर रही है। रोहित कहता है, संध्या? लेकिन वह क्या करेगी? विक्रम कहता है, यार मुझे तो लगता है कि जादू टोना करने वाली वही है। उसके बारे में सभी लोग अजीब अजीब बातें करते हैं। मुझे लगता है कहीं अमन की मौत के पीछे उसी का तो हाथ नहीं। रोहित विक्रम की इस बात पर शांत हो जाता है, क्योंकि वह भी नहीं जानता था कि आखिर सच क्या है और झूठ क्या। विक्रम कहता है, रोहित मुझे लगता है हमें संध्या पर नजर रखनी होगी। रोहित कहता है, लेकिन कैसे? मैंने उसका बाहर बहुत देर तक इंतजार किया, लेकिन वह मुझे दिखाई ही नहीं दी। विक्रम कहता है, कल हम कॉलेज में उसके बारे में लोगों से पूछेंगे। आखिर वह कहाँ रहती है, उसका परिवार कैसा है, हमें जानना होगा। रोहित कहता है, अगर वह कुछ कर भी रही है
तो ऐसा कर क्यों रही है? मेरा मतलब हमारे साथ ऐसा? विक्रम कहता है, रोहित ये मत भूल, हमें कॉलेज के कुछ लोगों ने आगाह किया था कि हम संध्या से पंगा ना लें। और तुझे याद नहीं कि अभी पिछले दिनों ही स्कूटी को लेकर संध्या से हमारा झगड़ा हुआ था। मुझे तो लगता है कि वह बदला लेने के लिए हमारे साथ यह सब कर रही है। रोहित कहता है, यार लेकिन वो इतनी बड़ी बात नहीं थी कि कोई किसी की जान ले ले। विक्रम कहता है, जानता हूं वह हमारे लिए बड़ी बात नहीं थी, लेकिन संध्या बहुत ही अजीब लड़की है। मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकता। हमें अपनी तसल्ली के लिए एक बार संध्या के बारे में पता करना होगा। विक्रम की उस बात पर रोहित हाँ में सिर हिला देता है। उसके बाद विक्रम उसे समझा बुझाकर दिलासा देकर वापस अपने हॉस्टल चला जाता है। रोहित की बातें सुनकर विक्रम का ध्यान अपनी पढ़ाई से अब पूरी तरह से ही हट गया था। वह बार बार किताब खोलता और बंद करता, कभी लाइट जलाता तो कभी लाइट बुझाता। उसकी इस हरकत से मोहन भी डिस्टर्ब हो रहा था। वह विक्रम से कहता है, यार विक्रम, तुझे पढ़ना है तो पढ़, नहीं तो सो जा। मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। विक्रम को भी इस बात का एहसास होता है कि उसके कारण उसका रूममेट भी परेशान हो रहा है, लेकिन विक्रम को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वह चुपचाप कमरा खोलकर कॉरिडोर में चला जाता है। हालांकि उसे यह डर तो था कि कहीं वार्डन मुझे देख ना ले, लेकिन इतना भी नहीं था। आखिर वार्डन भी इंसान था। वह कुछ देर ही गश्त लगाता था। विक्रम इधर उधर देखता है। जब उसे लगता है कि वार्डन यहां नहीं आने वाला, तो वह वापस अपने उस रूम की तरफ जाता है जहां पर वह अमन के साथ रहा करता था। उस कमरे में बाहर से ताला लगा हुआ था, लेकिन खिड़की थोड़ी सी खुली रहती थी। विक्रम खिड़की से अंदर की तरफ झांकने लगता है। उसकी नजर बार बार पंखे पर जा रही थी। फिर वह अमन के बिस्तर की ओर देखता है, जहां उसे ऐसा लगता है जैसे कोई लेटा है। यह देखकर विक्रम चौंक जाता है। वह थोड़ा पीछे हटता है और अगले ही पल जैसे ही उसकी नजर दोबारा पंखे की तरफ जाती है, उसे अमन का शव पंखे से लटका दिखाई देता है, जिसमें अमन आंखें खोलकर विक्रम को ही घूर रहा था। यह दृश्य देखकर विक्रम डर कर पीछे गिर जाता है। वह भागता हुआ वापस अपने कमरे में जाता है और जल्दी से कमरा अंदर से बंद कर लेता है। विक्रम इतना ज्यादा डर जाता है कि चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट जाता है और चादर से अपना मुंह ढककर सोने की कोशिश करने लगता है। उसे काफी देर तक नींद नहीं आती। वह पूरी तरह से पसीना पसीना हो गया था, लेकिन विक्रम अपने शरीर से चादर बिल्कुल भी नहीं हटाता। वहीं दूसरी ओर रोहित, जो कि अभी भी डरा सहमा था, वह अपने कमरे में करवटें बदल रहा था। तभी उसे एक आवाज आती है, रोहित, रोहित, कुछ कर, वरना तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। तुम्हें लड़ना होगा, तुम्हें आगे बढ़ना होगा। वह आवाज अमन की थी और ऐसा लग रहा था कि वह आवाज कमरे में ही कहीं से आ रही है। रोहित इधर उधर देखता है, देखने से कोई नजर नहीं आता। वह जल्दी से दरवाजा खोलकर बाहर देखता है तो बाहर भी कोई खड़ा नहीं था। तभी उस कमरे से कुछ गिरने की आवाज आती है। वह जैसे ही कमरे में जाता है तो देखता है कि कांच का गिलास गिर गया है। गिलास को देखकर वह बुरी तरह डर जाता है, क्योंकि गिलास के गिरने पर सब जगह खून खून हो गया था, जबकि गिलास में तो पानी था। रोहित उस खून को देखकर इतना घबरा जाता है कि तुरंत अपनी मम्मी के कमरे में जाकर उन्हें उठाने लगता है। इतनी रात को अपने बेटे को घबराया देख उसकी माँ भी जल्दी से उसके पास आती है। जब रोहित अपनी मम्मी पापा को कमरे में लेकर जाता है और खून दिखाता है, तो देखता है कि वहां पर तो अब कोई गिलास टूटा हुआ है ही नहीं। जो गिलास गिरा था वह अपनी जगह पर रखा हुआ है। रोहित को यह देखकर बहुत हैरानी होती है। वह अपनी माँ से कहता है, मम्मी, मम्मी, मैंने यहाँ गिलास देखा था, यह गिलास गिर गया था। रोहित की माँ कहती है, बेटा, लेकिन गिलास तो बिल्कुल ठीक है और अपनी जगह पर रखा है। तुमने कहीं कोई सपना तो नहीं देख लिया? रोहित घबराते हुए कहता है, नहीं मम्मी, मैंने कोई सपना नहीं देखा, मुझे तो नींद ही नहीं आ रही। तभी रोहित के पापा गुस्से में कहते हैं, यह सब तुम्हारा वहम ही होगा, इसलिए रात तक जागते हो, फिर सुबह उठने का मन नहीं करता। चुपचाप सो जाओ। रोहित कुछ आगे कहता, उससे पहले ही उसके पापा वहां से चले जाते हैं।
रोहित की मम्मी रोहित के सिर पर हाथ रखते हुए कहती हैं, बेटा परेशान मत हो, सोने की कोशिश कर, तुमने कोई सपना देखा होगा बस, और कुछ नहीं। इतना कहकर रोहित की मम्मी भी चली जाती हैं। रोहित बुरी तरह परेशान हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। वह उस समय विक्रम को भी फोन नहीं कर सकता था। अब रोहित ना चाहते हुए भी बिस्तर पर लेट जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। कुछ देर में सब कुछ शांत हो जाता है, उसका मन भी शांत हो जाता है और वह सो जाता है। अगले दिन रोहित विक्रम को अपने साथ हुई घटना के बारे में बताता है, जिस पर विक्रम भी रात की घटना बताता है। अब दोनों के साथ वहम होना, यह कोई इत्तेफाक तो नहीं था। विक्रम कहता है, यार रोहित, हमें कुछ तो करना होगा, हम इस तरह से अपने दिन रात नहीं काट सकते। हमारे साथ हो रही घटनाएं बहुत ही अजीब हैं। रोहित कहता है, लेकिन अब हम क्या करें? विक्रम कहता है, मैंने किसी से पता किया है, पास में ही एक बाबा रहते हैं, हम उनसे इस बारे में बताएंगे, हो सकता है वह हमारी कुछ मदद कर सकें। रोहित कहता है, बाबा मतलब तांत्रिक ही ना? विक्रम कहता है, हाँ, वह यह सब ठीक करते हैं, जादू टोना, किसी के ऊपर किसी ने कुछ कर दिया, इन सब का इलाज ही करते हैं। रोहित कहता है, तो फिर ठीक है, कॉलेज खत्म होते ही चलते हैं, मुझसे अब और नहीं रहा जाता, मुझे बहुत डर लगता है। विक्रम और रोहित कॉलेज खत्म होते ही सीधे प्रियदर्श बाबा के पास चले जाते हैं। वे लोग वहां उनसे अपने सारी समस्या बताते हैं तो बाबा उन दोनों को एक कलावा देता है और कहता है कि इस कलावे को अपने हाथ में बांध लेना, कोई भी बुरी शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगी। बेचारे वे दोनों दोस्त उस बाबा पर विश्वास करके वह धागा ले लेते हैं और थोड़ा निश्चिंत हो जाते हैं, लेकिन वे लोग नहीं जानते थे कि प्रियदर्श एक ढोंगी बाबा है। वे लोग झांसे में आ चुके हैं। उस रात दोनों बेफिक्र होकर अपने अपने बिस्तर पर लेटे थे, लेकिन कुछ ही देर में जब सारी जगह सन्नाटा छा जाता है, तब दोनों को ही अमन के रोने की आवाज आती है और इत्तेफाक से अमन दोनों से एक ही बात कहता है, तुम लोग कुछ करो, भागो, रोहित कुछ कर, तुम्हारी जान खतरे में है। उधर विक्रम को भी आवाज आ रही थी, विक्रम कुछ कर, तुम लोग कुछ करो, नहीं तो जान से हाथ धो बैठोगे। अब एक और रोहित यह आवाज सुनकर उठ जाता है, फिर उसके कानों में एक शोर आता है। ऐसा लगता है कि उसके घर के बाहर कुछ लोग शोर मचा रहे हैं। वह खिड़की से झांक कर देखता है तो उसे संध्या खड़ी हुई दिखाई देती है। संध्या को देखकर रोहित का दिल तेजी से धड़कने लगता है। संध्या रोहित की ओर मुस्कुरा कर देख रही थी। उसकी मुस्कुराहट बहुत ही ज्यादा शैतानी थी और वह बहुत ही अजीब लग रही थी। उसने अपने माथे पर पीले रंग का लेप लगा रखा था। रोहित देखता है कि जिस जगह पर संध्या खड़ी है, उसके पैरों से बहुत सारी काली परछाइयां जो कि मानव आकृति की थी, इधर उधर फैलने लगी है और वह आवाज भी उन्हीं परछाइयों में से आ रही है। धीरे धीरे वह सारी परछाइयां रोहित के घर की तरफ बढ़ रही है और रोहित के घर पर कब्जा करती जा रही है। पहले 2, फिर 3, फिर 4 और इस तरह से बहुत सारी परछाइयां रोहित के घर को चारों तरफ से घेरने लगती है। और बस तभी रोहित जल्दी से खिड़की बंद करके पर्दा ढक लेता है और वापस अपने बिस्तर पर आता है, लेकिन तभी वह देखता है कि उसके पंखे पर चादर का फांसी का फंदा बना हुआ है, जिसे देखकर रोहित घबरा जाता है। फिर अचानक रोहित को पता नहीं क्या होता है कि उसके कदम उस फंदे की तरफ बढ़ने लगते हैं। रोहित बिल्कुल भी आगे बढ़ना नहीं चाहता था, लेकिन उसके कदम जबरदस्ती घिसते चले जा रहे थे। वह चिल्लाना शुरू कर देता है, मम्मी पापा, मम्मी बचाओ, मम्मी पापा बचाओ। रोहित सारा सामान इधर उधर फेंकने लगता है। जो भी उस बेचारे के हाथ में आता वह फेंक देता और इस आवाज से उसकी मम्मी पापा उठ जाते हैं। वे लोग तुरंत रोहित के कमरे में आकर दरवाजा खटखटाते हैं और फिर तभी वो फांसी का फंदा अपने आप खुलकर बिस्तर पर गिर जाता है और रोहित के कदम भी बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। उसके मम्मी पापा दरवाजा अभी भी खटखटा रहे थे। रोहित जल्दी से जाकर दरवाजा खोलता है। उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। उसकी मां घबराते हुए कहती है, बेटा क्या हुआ, तू तो बहुत घबराया हुआ है। रोहित अपनी मां को बिस्तर की तरफ इशारा करता है, लेकिन अब सब कुछ नॉर्मल था।
पंखे पर कोई भी फांसी का फंदा नहीं लगा हुआ था, बल्कि चादर भी अपनी जगह जैसे कि तैसी रखी हुई थी। रोहित यह देखकर काफी चौंक जाता है और तुरंत बिस्तर पर जाकर चादर को देखने लगता है। वह बार बार पंखे की ओर देखता है। रोहित के पापा कहते हैं, क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे थे? रोहित कहता है, पापा पापा, यहां पर एक फांसी का फंदा लगा हुआ था। यह सुनकर रोहित की मां घबराते हुए कहती है, क्या क्या कह रहा है बेटा? रोहित कहता है, हां मैं सच कह रहा हूं, मम्मी मुझे अकेले नहीं सोना। तभी रोहित के पापा गुस्से में कहते हैं, क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? रोहित कहता है, मम्मी आप मेरी बात को समझिए, मैं परेशानी में हूं और बहुत परेशान हूं। रोहित की मम्मी रोहित के पापा को चुप रहने का इशारा करती है और कहती हैं, तू परेशान मत हो, मुझे बता बात क्या है। उसके बाद रोहित अपने मम्मी पापा को अपने साथ हुई सारी घटना के बारे में बताता है, जिसे सुनकर दोनों को ही काफी हैरानी होती है। रोहित की मम्मी तो रोने भी लगती हैं। रोहित के पापा कहते हैं, अरे अब तुम क्यों रो रही हो? रोहित, सच बता, तू कोई कहानी तो नहीं बना रहा? रोहित कहता है, पापा मैं ऐसा क्यों करूंगा, मैं सच कह रहा हूं। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप मेरे कॉलेज के फ्रेंड विक्रम से पूछ सकते हो, वह खुद परेशान है। पापा कहते हैं, अच्छा ठीक है, फिलहाल तुम्हारा अकेले सोना ठीक नहीं है, हम इस बारे में कल बात करेंगे, अभी रात काफी हो गई है, तुम हमारे कमरे में चलो। रोहित तो अपने मम्मी पापा के साथ चला जाता है। वहीं दूसरी ओर विक्रम को जब अमन की आवाज आती है तो वह भी घबराकर उठ जाता है। उठकर बैठते ही कोई उसका दरवाजा खटखटाने लगता है। फिर आवाज आती है, विक्रम दरवाजा खोल, विक्रम दरवाजा खोल, मैं मुसीबत में हूं। यह आवाज रोहित की थी। उस आवाज को सुनकर विक्रम तुरंत उठता है और दरवाजा खोलता है। तब उसे किसी के भागने की आवाज आती है। वह जैसे ही कमरे से बाहर निकलकर देखता है तो पाता है कि कॉरिडोर में अमन भाग रहा है। विक्रम को समझ नहीं आता, लेकिन वह अमन के पीछे भागता है। विक्रम की नजर जमीन पर पड़ती है तो वह देखता है कि जमीन पर खून पड़ा हुआ है और ऐसा लग रहा है जैसे किसी को घसीटा गया है। विक्रम उस खून का पीछा करते हुए जाता है। असल में वह खून का नहीं, अमन का पीछा कर रहा था। कॉरिडोर पार करते ही नीचे और ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां थी। वह देखता है कि अमन ऊपर की तरफ गया है। विक्रम भी उसके पीछे पीछे जाता है और वे दोनों हॉस्टल की छत पर पहुंच जाते हैं। विक्रम कुछ समझ पाता या अमन से कुछ पूछ पाता, उससे पहले ही अमन हॉस्टल की छत से नीचे कूद जाता है। यह देखकर विक्रम चिल्ला उठता है। उसकी चीख उसके नीचे वाले एक दो रूम के स्टूडेंट ने सुनी थी जो जाग रहे थे। वे लोग तुरंत अपने अपने कमरे से बाहर निकलते हैं। वे 3 लड़के थे। जैसे ही वे अपने अपने कमरे से बाहर निकलते हैं, एक दूसरे को देखने लगते हैं। वे आपस में बातें करते हैं कि उन्हें किसी की चीखने की आवाज आई और उन्हें यह भी पता चलता है कि यह आवाज ऊपर से आई है। वे लोग तुरंत ऊपर जाते हैं तो पाते हैं कि विक्रम हॉस्टल की छत पर खड़ा है। वे तीनों उसे देखकर चिल्लाते हैं, विक्रम विक्रम! लेकिन विक्रम तो जैसे सम्मोहित हुआ था। वह हॉस्टल की छत की दीवार पर खड़ा था और नीचे की तरफ देख रहा था। उनमें से एक लड़का विजय कहता है, मुझे लगता है विक्रम शायद नीचे कूदेगा। दूसरा लड़का प्रियांशु कहता है, अरे नहीं, हमें उसे ऐसा करने से रोकना होगा। और इतना कहते ही वे लोग तुरंत तेजी के साथ भागते हैं और विक्रम को पकड़ लेते हैं। अगर वह 2 सेकंड की देरी और करते तो शायद विक्रम नीचे कूद जाता, क्योंकि उसने अपना पैर हवा में उठा लिया था। वे जैसे ही विक्रम को खींचते हैं, विक्रम एकदम होश में आ जाता है। प्रियांशु विक्रम को थप्पड़ मारकर कहता है, क्या कर रहा था? विक्रम कहता है, मैं तो अमन के पीछे आया था। विजय कहता है, तेरा दोस्त अमन जिसकी अभी मौत हुई है? विक्रम कहता है, हाँ मेरा दोस्त अमन। तभी तीसरा व्यक्ति संदीप कहता है, तेरा दिमाग तो ठीक है, अमन इस दुनिया में है ही नहीं, तूने क्या उसका भूत देखा? यह सुनकर विक्रम कुछ देर के लिए बिल्कुल सुन्न पड़ जाता है। फिर वह कहता है, हाँ मैंने उसका भूत ही देखा था। विजय कहता है, लगता है तुझे तेरे दोस्त की ज्यादा ही याद आ रही है, इसलिए उसके पास जाने की सोच रहा था और नीचे कूद रहा था।
तभी संदीप कहता है, अरे यार, ये सब छोड़ो, जल्दी से रूम में चलो, अगर सर ने देख लिया तो फिर बक बक करेंगे। वे तीनों विक्रम को उसके कमरे में छोड़कर आते हैं। विक्रम बुरी तरह घबराया हुआ था। विक्रम अपने कमरे का दरवाजा बंद कर रहा था। तभी उसे दरवाजे पर दो काली परछाई नजर आती हैं। वह आसपास देखता है, लेकिन उसे कोई इंसान नजर नहीं आता। वह काली परछाइयों को देखकर घबरा जाता है। वे काली परछाइयां धीरे धीरे कमरे के अंदर आ रही थीं। विक्रम उन परछाइयां को देखकर इतना घबरा जाता है कि जल्दी से दरवाजा बंद कर लेता है और कमरे की लाइट जला देता है। कमरे की लाइट जलते ही वह देखता है कि उसके कमरे के पंखे पर उसकी चादर से फंदा बना हुआ है। यह देखकर विक्रम चिल्ला उठता है, नहीं नहीं। विक्रम के चिल्लाने पर मोहन की आंख खुल जाती है। हालांकि विक्रम ज्यादा तेज नहीं चिल्लाया था, लेकिन फिर भी मोहन उठकर बैठ जाता है। मोहन की नजर भी तुरंत पंखे पर जाती है जिसमें फांसी का फंदा लगा हुआ था। वह देखकर मोहन तुरंत बिस्तर से खड़ा हो जाता है और एकटक विक्रम को देखता रहता है। मोहन को लगा था कि शायद विक्रम आत्महत्या करने जा रहा है। जैसे ही उसे यह बात समझ आती है, वह तुरंत विक्रम को पकड़ लेता है और कहता है, विक्रम, तू पागल हो गया है क्या? यह क्या कर रहा है? तेरा दिमाग तो ठीक है। विक्रम की आंखों में आंसू थे। विक्रम घबरा कर कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़। मोहन कहता है, नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ सकता, तेरा दिमाग खराब हो गया है। विक्रम कहता है, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, ये किसने किया? तभी मोहन विक्रम को छोड़ते हुए कहता है, क्या? किसने किया? ये फांसी का फंदा तूने नहीं बनाया। विक्रम नामे गर्दन हिला देता है। मोहन कहता है, तो फिर ये किसका काम है? विक्रम कहता है, मुझे नहीं पता। मोहन कहता है, मुझे नहीं पता का क्या मतलब है? यह तेरा ही काम होगा। देख, मानता हूं तेरा दोस्त चल बसा, लेकिन इसमें मरने जैसी क्या बात है? सच सच बता, तुम लोगों को कोई परेशानी तो नहीं है? तुम्हारी पर्सनल लाइफ ठीक चल रही है? विक्रम कहता है, हाँ यार, पर्सनल परेशानी तो कोई नहीं थी, लेकिन शायद अब है। हमें कुछ तो हुआ है। मोहन कहता है, क्या मतलब? फिर विक्रम मोहन को अपनी सारी कहानी बताता है, जिसे सुनकर मोहन को भी विश्वास नहीं होता। लेकिन हाँ, वह यह बात कहता है, यार देख विक्रम, मैंने भी उस संध्या के बारे में ऐसा ही कुछ सुना है। वैसे मेरी बात मान, उस लड़की के बारे में पता कर, आखिर वो है कौन? और मुझे तो लगता है कि तू जिस बाबा के पास गया था वह कोई ढोंगी बाबा है। इस कलावे से तो तेरी रक्षा हुई नहीं। विक्रम कहता है, हाँ यार, अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। मैं कल रोहित से बात करता हूं। बस भगवान से प्रार्थना है कि रोहित ठीक हो। जैसे तैसे करके रात कट जाती है। अगले दिन रोहित और विक्रम कॉलेज में मिलते हैं। वे लोग क्लासरूम में बैठे बातें कर रहे थे और अपनी रात की अनहोनी को बता रहे थे। रोहित कहता है, बस यार विक्रम, अब बहुत हो गया, हमें उस संध्या से बात करनी ही होगी। मैं उसे सबक जरूर सिखाऊंगा। विक्रम कहता है, रोहित शांत हो जा, हम उसे ऐसे सबक नहीं सिखा सकते। हम उससे क्या कहेंगे कि तूने हमारे दोस्त को मारा है और तू हमें परेशान कर रही है। हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं है। देख, मैंने कुछ लोगों से बात की। लोगों को कहना है कि वह शायद तंत्र मंत्र करना जानती है, लेकिन हमारे पास सबूत नहीं है कि उसने तंत्र मंत्र किया है। मैंने मोहन से पूछा था, उसने बताया कि कॉलेज के लाइब्रेरियन को पता है कि संध्या का घर कहाँ है। हम उसके घर जाकर पता करेंगे, उसके आस पड़ोस से पूछेंगे कि आखिर वह है कौन। पहले उसके खिलाफ सबूत जुटाएंगे, फिर उसे मजा चखाएंगे। वे लोग क्लास खत्म होते ही लाइब्रेरियन के पास जाते हैं और उसे संध्या के बारे में पता करते हैं। तब लाइब्रेरियन बताता है कि संध्या किसी रेती स्ट्रीट पर रहती है। काफी घना एरिया है। वे लोग अगले दिन कॉलेज की छुट्टी करते हैं। हालांकि विक्रम के लिए कॉलेज की छुट्टी लेना आसान नहीं था, लेकिन जरूरी काम कहकर हॉस्टल से बाहर निकल गया था। वे लोग कॉलेज की छुट्टी इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि इस समय संध्या अपने घर पर नहीं होगी और ऐसे में उसके घर का पता लगाना आसान हो जाएगा और वैसे भी उसके घर की जांच पड़ताल
उसके पीछे ही कर सकते थे। उन्हें यह भी डर था कि अगर संध्या को यह पता चल गया कि वे लोग उसके बारे में पता कर रहे हैं तो शायद फिर से कोई मुसीबत खड़ी हो सकती है। वे लोग रेती स्ट्रीट जाते हैं। वे वहां कई लोगों से पता करते हैं। तब जाकर उन्हें पता चलता है कि हाँ, यहाँ पर एक लड़की रहती है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में पढ़ती है। फिर कोई इंसान उन्हें एक घर का पता देता है और कहता है वह लड़की शायद इस घर में रेंट पर रहती है। रोहित और विक्रम पूछते पाछते उस घर तक चले जाते हैं। उस घर में एक बूढ़े कपल रहा करते थे। दरअसल उनके बच्चे सेटल थे और बाहर थे। घर काफी बड़ा था। ऐसे में उन्होंने संध्या को अपना किराएदार रख लिया था। रोहित और विक्रम उनके घर की बेल बजाते हैं। एक बूढ़ी औरत दरवाजा खोलती है जिसका नाम रमैया था। अपने घर पर दो अनजान लड़कों को देखकर रमैया का चेहरा थोड़ा चिंतित हो जाता है। वह पूछती है, कौन? रोहित और विक्रम उस बूढ़ी औरत के आगे हाथ जोड़कर सिर झुकाते हैं और कहते हैं कि यह घर आपका है? रमैया रहती है। हाँ, तुम कौन हो? विक्रम कहता है, दरअसल हम संध्या के कॉलेज के लड़के हैं। संध्या यही रहती है ना? संध्या का नाम सुनकर रमैया का चेहरा थोड़ा और चिंतित हो जाता है। वह सोचती है कि कहीं यह संध्या का कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं। वह हाँ में सिर हिलाती है और दोबारा पूछती है कि तुम लोग कौन हो? तब विक्रम कहता है, दरअसल हमें आपसे संध्या के बारे में बात करनी थी। क्या हम अंदर आ सकते हैं? तभी पीछे से रमैया का पति वेंकटेश आ जाता है और कहता है, अरे रमैया, दरवाजे पर कौन है? किससे बातें कर रही हो? कहते कहते वेंकटेश दरवाजे तक आ जाते हैं और कहते हैं, ये लोग कौन हैं? फिर रोहित और विक्रम अपना परिचय देते हैं और अंदर आने की मिन्नतें करते हैं। वेंकटेश के कहने पर रमैया उन दोनों को अंदर बुला लेती है। रोहित और विक्रम अब तक अपने साथ हुई सारी घटना का जिक्र रमैया और वेंकटेश से करते हैं। उन दोनों लड़कों की बातें सुनकर दोनों बूढ़े पति पत्नी चिंतित हो जाते हैं। रमैया कहती है, देखो बेटा, हमने तो उसे ऊपर का माला किराए पर दे रखा है। हमें तो वो अच्छी लड़की लगती है। रोज सुबह समय से उठाना, समय से कॉलेज जाना, समय से घर आना। वह लड़की इधर उधर भी नहीं जाती। बाजार तक जाती है, जो भी जरूरत का सामान होता है लेकर आती है, लेकिन तुम लोगों की बातों पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। विक्रम कहता है, हाँ आंटी, आपके लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर एक बार आप उसके कमरे तक ले चलें तो आपकी मेहरबानी होगी और शायद हमारी गलतफहमी भी दूर हो जाए। वेंकटेश कहते हैं, लेकिन ऐसे हम किसी के कमरे में नहीं घुस सकते। यह गलत है। भले ही वह हमारी किराएदार है, लेकिन इस तरह से किसी की पर्सनल लाइफ में घुसना अच्छी बात नहीं है। रोहित कहता है, हाँ अंकल, यह तो सही कह रहे हो। किसी की पर्सनल लाइफ में घुसना सही नहीं है, लेकिन किसी की हत्या करना भी सही नहीं है। आखिर संध्या को किसने हक दिया हमारे दोस्त अमन को मारने का? यह सुनकर वेंकटेश और रमैया शांत हो जाते हैं। विक्रम कहता है, आंटी जी प्लीज, अभी कॉलेज चल रहा है, संध्या अभी नहीं लौटेगी। आप बस एक बार उसके कमरे में जाने दो। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, उस कमरे में जाकर हमें कुछ ना कुछ ऐसा संदिग्ध जरूर मिलेगा जिससे यह बात पता चल जाए कि वह कोई आम लड़की नहीं है। देखिए, हम 2-3 दिनों से बहुत परेशान हैं। हमारी जान पर बनाई है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप हमारे साथ के लोगों से पूछ सकते हैं। हम झूठ नहीं बोल रहे। रमैया और वेंकटेश को कहीं ना कहीं उनकी बातों पर यकीन तो हो रहा था, लेकिन वह यकीन करना नहीं चाह रहे थे। विक्रम और रोहित बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करते हैं, तब जाकर वेंकटेश कहता है, ठीक है, लेकिन सिर्फ 10 मिनट, उससे ज्यादा देर तुम उसके कमरे में नहीं रुक सकते और हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। ऐसा करते हुए मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन तुम अपनी जान की बात कर रहे हो, इसलिए राजी हो रहा हूं। यह सुनकर विक्रम और रोहित मुस्कुरा जाते हैं। विक्रम कहता है, थैंक यू अंकल। वेंकटेश संध्या के कमरे की दूसरी चाबी लेता है और सभी लोग ऊपर जाते हैं। ऊपर का माला अच्छा खासा बड़ा था। दरवाजा खुलते ही एक ड्राइंग रूम था, फिर एक कमरा और किचन बाथरूम। ड्राइंग रूम में ज्यादा सामान नहीं था। एक मेज, सोफा और फ्रिज रखा था। रमैया धीरे से कहती है,
संध्या कमरे के अंदर रहती है। संध्या की बातें सुनकर रमैया और वेंकटेश के मन में डर तो पैदा हो गया था। वे लोग भगवान से यही प्रार्थना कर रहे थे कि इन दोनों लड़कों की बात झूठ निकले, और इसी के साथ आगे पीछे करके सभी लोग संध्या के कमरे में जाते हैं। वेंकटेश जैसे ही लाइट ऑन करता है तो सभी लोग कमरे को देखकर हैरान रह जाते हैं। कमरे की दीवारें काले पेंट से पुती हुई थी और उस पर लाल रंग से अजीबोगरीब चिन्ह बने हुए थे। कमरे के बीचों बीच जमीन पर एक गद्दा पड़ा था। शायद संध्या उसी पर सोती थी। कमरे में 2 अलमारियां थीं, एक काफी बड़ी थी। रोहित और विक्रम उस अलमारी को खोलकर देखते हैं तो उसमें संध्या के केवल कपड़े ही थे। अब दूसरी अलमारी जो थी वह थोड़ी छोटी थी। अलमारी के ऊपर कुछ दीपक रखे हुए थे। कमरे के हर कोने पर एक अजीब सा यंत्र रखा हुआ था। वह क्या था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। कमरे का हाल देखकर रमैया और वेंकटेश एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं और रोहित और विक्रम के चेहरे भी देखने लायक होते हैं। तभी विक्रम कहता है, यह देखो, इस अलमारी में क्या है। वह अलमारी लकड़ी की बनी हुई थी और दरवाजे बारीक जाली के थे। विक्रम को बाहर से ही कुछ संदिग्ध वस्तु दिखाई दे रही थी, इसलिए वह उस अलमारी को खोलता है तो देखता है कि उसके अंदर नर कंकाल की हड्डियां रखी हुई हैं, जिन्हें देखकर ही उनकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। और न जाने कितना ही तंत्र मंत्र का सामान उस अलमारी में रखा हुआ था। वो सब देखकर रमैया तो अपने मुंह पर हाथ रख लेती है और कहती है, हे भगवान, यह सब क्या है। वेंकटेश के हाथ पैर भी कंपकपाने लगते हैं और वह कहते हैं, हे भगवान, ये सब तो जादू टोने का ही सामान है। तभी रोहित कहता है, देखा अंकल, मैंने आपसे कहा था ना, हमारे कॉलेज में लोग उसके ऊपर ऐसे ही लांछन नहीं लगाते। मैं उस संध्या को छोड़ूंगा नहीं। रोहित बहुत गुस्सा कर रहा था, लेकिन विक्रम उसे शांत कराता है और कहता है, रोहित, शांत हो जा। गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, हमें सोच समझकर कदम उठाना होगा। तभी वेंकटेश कहते हैं, चलो बेटा, अब तो तुम्हें सच पता ही चल गया है। जल्दी से कमरे से बाहर निकलो। पता नहीं क्यों मुझे यहां अजीब सा महसूस हो रहा है, मुझे डर लग रहा है। विक्रम कहता है, हाँ, जल्दी चलो। तभी रोहित सबको रोकते हुए कहता है, लेकिन हमें तो सबूत चाहिए था ना। हम संध्या के खिलाफ सबूत चाहते थे कि वह तंत्र मंत्र करती है, ताकि हम साबित कर सके कि उसने ही हमारे दोस्त को मारा है। विक्रम कहता है, लेकिन सबूत के तौर पर हम क्या लेकर जाएं? कमरे में तो ऐसा कोई सामान नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि अमन को संध्या ने ही मारा है। रोहित कहता है, यह सब सबूत ही तो है कि वह तंत्र मंत्र करती है। विक्रम कहता है, हाँ, यह सामान तंत्र मंत्र करने की पुष्टि करते हैं, लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं करते कि अमन की कातिल संध्या है। संध्या जैसे तंत्र मंत्र करने वाले यहाँ बहुत सारे लोग हैं। हम ऐसे ही किसी पर बिना सबूत के इल्जाम नहीं लगा सकते। हमें कुछ और चाहिए। हमें कैसे भी करके संध्या को रोकना होगा। रोहित को भी विक्रम की बात सही लगती है। वे सभी लोग वापस नीचे आ जाते हैं। रोहित कहता है, यार, मेरे लिए एक एक दिन काटना भारी पड़ रहा है। कब क्या घटना हो जाए कुछ समझ नहीं आता। ऊपर से घर में मम्मी भी बहुत परेशान है। वह मुझे एक आश्रम में ले जाने कह रही हैं। उन्हें किसी ने बताया कि वहां पर कोई बाबा रहते हैं। वह इन सब चीजों से बचाव करना जानते हैं। विक्रम कहता है, यार, अब तो मुझे किसी पर भरोसा नहीं होता। हमें तो प्रियदर्श बाबा ने ठग लिया। अब तो समझ नहीं आता किस पर यकीन करें। तभी वेंकटेश कहता है, बच्चों, एक बात कहूं। विक्रम कहता है, जी अंकल, कहिए। वेंकटेश कहता है, मेरे जानने वाले एक गुरुजी हैं। वह महाबलेश्वर में रहते हैं। वह बहुत ही शक्तिशाली है। उन्होंने हिमालय पर तपस्या की है और उनकी आयु भी 120 वर्ष से अधिक है। वे तीनों कालों के झांता है और जैसे तुम बात कर रहे हो कि तुम्हें परछाइयां दिखाई देती हैं, अमन की आत्मा दिखाई देती है, वह इन सब चीजों के बारे में भी बहुत जानते हैं। जहां तक मैं समझता हूं, शायद वह तुम्हारी मदद कर सकते हैं और संध्या से छुटकारा भी दिला सकते हैं। तुम एक बार उनसे जरूर मिलना। वह बहुत ही अद्भुत व्यक्ति हैं। विक्रम कहता है, महाबलेश्वर, लेकिन यहां से जाने में तो हमें समय लग जाएगा। रोहित कहता है, तू चिंता क्यों करता है?
हम अभी महाबलेश्वर के लिए निकल चलते हैं और उनके पास जो भी समय लगेगा देख लेंगे। हॉस्टल में कह देना कि तू अपने घर चला गया। विक्रम को भी यही सही लगता है। वेंकटेश महाबलेश्वर के पहाड़ों में एक आश्रम का पता देते हैं जहां पर सद्गुरु अथर्व रहते थे। जाते जाते रोहित वेंकटेशन का नंबर भी मांग लेता है। रोहित और विक्रम 1 मिनट की देरी किए बिना महाबलेश्वर के लिए निकल जाते हैं। रोहित अपने घर से अपनी कार लेता है और सुबह के करीब 11 बजे मुंबई से महाबलेश्वर के लिए निकल जाता है। वे लोग लगभग 4-5 घंटे में महाबलेश्वर पहुंच चुके थे। वहां पर एक पार्किंग में वे लोग अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं और अथर्व गुरु के आश्रम के लिए निकल जाते हैं। उनका आश्रम भी पहाड़ों के घने जंगलों में था, जिसका रास्ता तय करते करते उन्हें लगभग 1.5 घंटा हो चुका था। उन लोगों को शाम का समय हो चुका था, लेकिन वे लोग आश्रम तक पहुंच गए थे। रोहित और विक्रम ने सोचा था कि गुरुजी का आश्रम काफी बड़ी जगह में फैला हुआ होगा, बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वहां एक छोटी सी कुटिया थी। आसपास बाण लगे हुए थे जो कि बाउंड्री के रूप में थे। वे लोग उस कुटिया में जाते हैं तो देखते हैं कुटिया के बाहर 2 नौजवान चूल्हे पर खाना बना रहे हैं। विक्रम उन लड़कों से पूछता है, क्या यह अथर्व गुरुजी का आश्रम है? वे लड़के हाँ में सिर हिला देते हैं। उनमें से एक लड़का आदर्श कहता है, तुम लोग कौन हो और तुम्हें उनसे क्या काम है? विक्रम कहता है, दरअसल हम लोग मुंबई से आए हैं और बहुत परेशान हैं। हम अपनी परेशानी गुरुजी को ही बताना चाहते हैं। क्या उनसे मुलाकात हो सकती है? आदर्श कहता है, तुम लोग यहीं बैठो, मैं अभी उनसे पूछ कर आता हूं। वैसे तो यह उनका विश्राम करने का समय है। इतना कहकर आदर्श अंदर चला जाता है। कुछ देर में आदर्श बाहर आता है और रोहित और विक्रम को अंदर जाने के लिए कहता है। वे लोग अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि अंदर अथर्व गुरुजी जमीन पर लेटे हैं और विश्राम कर रहे हैं। गुरुजी को देखते ही रोहित और विक्रम के शरीर में एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा हो जाती है। एक पल के लिए उन्हें ऐसा लगता है जैसे उन्हें कोई परेशानी है ही नहीं। वे लोग उस समय अपनी परेशानी भूल चुके थे। अथर्व गुरुजी कहते हैं, आओ बेटा बैठो। वे दोनों बैठ जाते हैं। गुरुजी पूछते हैं, क्या हुआ? मेरे पास कैसे आना हुआ? अब गुरुजी को देखकर विक्रम और रोहित खो चुके थे, इसीलिए वे कुछ बोल ही नहीं पाते। उन्हें याद ही नहीं आता कि वह यहाँ क्यों आए हैं। अथर्व गुरुजी दोबारा कहते हैं, बताओ बेटा क्या काम है? मुझे सोना है। मुंबई से आए हो, इतनी दूर से क्यों आए हो? तभी आदर्श 2 गिलास में रोहित और विक्रम के लिए पानी लाता है। वे लोग जब पानी पीते हैं तब जाकर उन्हें होश का आता है। विक्रम हकलाते हुए कहता है, जी जी गुरुजी, हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं, हमें आपकी मदद चाहिए। अथर्व गुरुजी उठकर बैठ जाते हैं और मुस्कुराकर कहते हैं, तुम्हारा चेहरा देखकर लगता है कि तुम बताने की स्थिति में नहीं हो। इतना कहकर अथर्व गुरुजी रोहित और विक्रम के करीब आते हैं। गुरुजी दोनों से उनका दायां हाथ मांगते हैं, फिर अपने दोनों हाथों से विक्रम और रोहित के हाथ को पकड़कर आंखें बंद कर लेते हैं। फिर कुछ ही देर में उन्हें विक्रम और रोहित की परेशानी का अंदाजा लग जाता है। उन्हें पता चल जाता है कि कोई डायन उनके पीछे है। वह अपनी आंखें खोलते हैं और कहते हैं, अच्छा तो डायन के प्रकोप से बचने के लिए मेरे पास आए हो। यह सुनते ही रोहित और विक्रम एक दूसरे के शक्ल देखने लगते हैं। उन्हें हैरानी होती है। रोहित हकलाते हुए कहता है, डायन? संध्या डायन है? अथर्व गुरुजी कहते हैं, अच्छा तो उसका नाम संध्या है। अब रोहित और विक्रम गुरुजी के साथ थोड़ा सहज हो चुके थे, इसलिए वे लोग अपने साथ हुई घटना को गुरुजी को भी बताते हैं। सारी बातें सुनने के बाद अथर्व गुरुजी कहते हैं, बच्चों, कभी कभी हमारा अधिक बोलना हमारे लिए भारी हो जाता है, इसीलिए तो कम बोलने वालों को प्रकृति ज्यादा पसंद करती है। तुम लोगों ने उस लड़की के साथ बहस की, वो भी बिना सोचे समझे। तुम उसके अतीत के बारे में नहीं जानते थे और अब उसके जाल में फंस चुके हो। तुम्हारे दोस्त को उसने खत्म कर दिया और वह तुम्हें खत्म किए बिना नहीं रुकने वाली। इस संसार में बहुत से दुष्ट व्यक्ति हैं जो अहंकार से भरे हुए हैं,
जिनके पास अनेकों शक्तियां हैं, लेकिन शक्तियों के साथ अहंकार भी है। वो संध्या भी उन्हीं में से एक है। वह एक डायन है और डायन किसी को नहीं बख्शती। उसे अपनी छोटी सी बेइज्जती भी अपना बहुत बड़ा तिरस्कार लगती है और इसी का बदला वह तुमसे ले रही है और कहीं ना कहीं वह तुम जैसे लोगों को मारकर अपनी शक्तियों को मजबूत कर रही है। विक्रम रोते हुए कहता है, गुरुजी, अब आप ही हमारी कुछ मदद कीजिए, हम बहुत परेशान हैं। हमारा दोस्त भी रोता है, हमें आगाह करता है, हम मरते मरते बचे हैं। हमारे लिए एक एक पल काटना भारी होता जा रहा है। हम मौत के बहुत करीब हैं। कब हमें मौत अपने साथ ले जाए हम नहीं कह सकते। हमें उस संध्या से बचा लीजिए। हमारे पास तो संध्या के खिलाफ कोई सबूत भी नहीं है कि हम उसे पुलिस के हाथों सौंप सके। यह सुनकर गुरुजी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, पुलिस भला डायनों का क्या ही बिगाड़ लेगी। पुलिस में इतनी ताकत नहीं है जितनी उस डायन में है। वैसे भी उसने अपना काम बहुत सफाई के साथ किया है, तुम उसे नहीं फंसा सकते। रोहित कहता है, तो गुरुजी, अब आप ही हमारा सहारा है। आप कैसे भी करके हमें उस संध्या से बचा लीजिए, उसे हमारी जिंदगी से दूर कर दीजिए। धीरे धीरे शाम ढलने लगती है। अथर्व जी बाहर जाकर देखते हैं तो पाते हैं कि सूरज ढल चुका है। खाना भी बनकर तैयार है। वह रोहित और विक्रम से कहते हैं, चलो पहले खाना खा लो, फिर देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। गुरुजी रोहित और विक्रम को खाना खिलाते हैं। वे दोनों भी पेट भरकर खाना खाते हैं क्योंकि सुबह से उन्होंने कुछ नहीं खाया था। वे लोग इतनी ज्यादा टेंशन में थे कि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वह खाना पानी सब कुछ भूल चुके थे। खाना खाने के बाद अथर्व जी अपने शिष्यों से एक सादा कागज लाने के लिए कहते हैं। इसके बाद वह जाफरान के पानी से उस कागज पर किसी विशेष भाषा में कुछ लिखते हैं। धीरे धीरे वह कागज अपने आप जलने लगता है। यह देखकर अथर्व जी के चेहरे पर भी चिंता जाहिर होने लगती है। वह रोहित और विक्रम से कहते हैं, वह लड़की कहाँ रहती है? क्या तुम उसका घर जानते हो? रोहित कहता है, हाँ, हम उसके घर से ही आ रहे हैं। अथर्व गुरुजी कहते हैं, उस लड़की के घर में ताड़ पत्रों की एक कुंडली होगी। उस कुंडली में ही उस लड़की की सारी शक्तियां निहित हैं। उसके अंदर उसने जो भी मंत्र लिखे हैं वह उसकी ताकत है। तुम्हें वह कुंडली जलानी होगी। ताड़ पत्रों के बारे में सुनकर रोहित और विक्रम अजीब सा मुंह बनाते हैं और कहते हैं, नहीं तो गुरुजी। विक्रम कहता है, गुरुजी, हम उसके घर गए थे लेकिन हमें उसके कमरे में ज्यादा सामान नहीं मिला। बस कुछ नर कंकाल की हड्डियां थी और नींबू, सिंदूर, कुछ ऐसी चीज थी और कुछ यंत्र था, कुछ पुतले जैसा, ताड़पत्र जैसा, तो हमें वहां कुछ नहीं मिला। गुरुजी कहते हैं, असंभव, यह तो बिल्कुल नहीं हो सकता। जहां तक मैं जानता हूं उस डायन के पास ताड़पत्र जरूर है। तुमने शायद सही से देखा नहीं होगा, जाकर एक बार और अच्छे से देखो। रोहित कहता है, लेकिन गुरुजी, हम इतनी आसानी से उसके घर तक नहीं जा सकते क्योंकि हम उसके पीछे ही उसके घर में गए थे। वह किराए पर रहती है। अगर हमें दोबारा वहां की जांच करनी है तो कल का इंतजार करना होगा। तभी विक्रम कहता है, लेकिन हमारे लिए एक एक रात काटना बहुत भारी हो रहा है। हम 2-3 रातों से ठीक से सोए भी नहीं हैं। उन दोनों की बातें सुनकर अथर्व कहते हैं, अच्छा चलो बेटा, तुम एक काम करो, तुम आज रात मेरे आश्रम में ही रुक जाओ। वैसे भी अंधेरा हो चुका है। तुम्हारा इस समय बाहर जाना भी ठीक नहीं है क्योंकि वह डायन अपनी शक्तियां तुम्हारे पीछे छोड़ चुकी है और वो कहीं से भी तुम्हें ढूंढ ही लेंगे। तुम आज रात यही काट लो और कल सुबह जाकर पता करना। तभी रोहित कहता है, गुरुजी, मैं उनके मकान मालिक का नंबर लेकर आया हूं। अगर वह हमारी मदद कर देंगे तो हमें वहां जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। गुरुजी कहते हैं, चलो यह भी ठीक है। अगर ऐसा हो जाता है तो और भी अच्छी बात है। तुम लोग फिलहाल सो जाओ। रोहित और विक्रम वहीं जमीन पर सो जाते हैं और सच में उस दिन वह बेफिक्र होकर सो गए थे। अगली सुबह होते ही जैसे ही कॉलेज का टाइम निकल जाता है, रोहित वेंकटेश को फोन करके बताता है कि उन्हें एक ताड़ पत्र की कुंडली की आवश्यकता है जो कि संध्या के पास ही होगी। वेंकटेश रोहित और विक्रम की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है,
जैसे ही संध्या कॉलेज के लिए निकल गई थी वैसे ही रोहित ने फोन कर दिया था और वेंकटेश भी तुरंत उसके कमरे में जाकर और ड्राइंग रूम में, किचन में, हर जगह जाकर ताड़पत्र की कुंडली खोजने लगता है, लेकिन उसे कहीं भी ताड़पत्रों की कुंडली नहीं मिलती। वह रोहित को फोन करके बता देता है कि यहाँ कहीं भी ताड़पत्र की कुंडली नहीं है। ये जानकर रोहित निराश हो जाता है। तभी रोहित कहता है, अंकल, कहीं ऐसा तो नहीं कि वह ताड़पत्र की कुंडली अपने कॉलेज बैग में रखती हो? वेंकटेश कहता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन हम उसके बैग को कैसे देखें? मतलब वह तो हर वक्त घर में ही रहती है और बाहर कब जाती है हम कह नहीं सकते। रोहित कहता है, अंकल प्लीज, कैसे भी करके आप उसके कॉलेज बैग में एक बार और चेक कर लीजिए। बिना उस कुंडली के हम संध्या से पीछा नहीं छुड़ा सकते। वेंकटेश कहता है, ठीक है, मैं कुछ करता हूं। वेंकटेश फोन रखता है। रमैया वेंकटेश से कहती है, हमें जल्द से जल्द संध्या को इस घर से निकालना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि वह हम पर भी जादू टोना करने लगे। वेंकटेश कहता है, अरे भाग्यवान, मुझे कुछ सोचने दो। उधर वो दोनों लड़के परेशान हैं। वो जिस कुंडली के बारे में बता रहे थे वह तो कमरे में कहीं नहीं मिली। शायद उसके कॉलेज बैग में हो। समझ नहीं आ रहा उसका कॉलेज बैग कैसे चेक करें। रमैया कहती है, एक काम कर सकते हैं, मैं उसे आज बाहर लेकर जाती हूं और तभी आप उसके बैग में चेक कर लेना। वेंकटेश कहता है, क्या तुम यह कर पाओगी? रमैया कहती है, मुझे डर तो बहुत लग रहा है, लेकिन किसी की जान पर बनाई है। वो भी तो हमारे बच्चे जैसे हैं। हमें उनकी मदद करनी चाहिए और इस संध्या से पीछा छुड़ाना चाहिए। वेंकटेश रमैया के मुंह से यह बातें सुनकर खुश हो जाते हैं और कहते हैं, सच में तुम्हें दूसरों के बच्चों की कितना चिंता है। हमारे खुद के बच्चे तो हमसे आकर मिलते नहीं। रमैया कहती है, आखिर वो भी तो किसी की आंखों के तारे हैं। जैसे हम अपने बच्चों के लिए तरस रहे हैं, भगवान ना करें उन्हें कुछ हो गया तो उनके घर वालों का क्या होगा। रमैया योजना के तहत संध्या को दोपहर के समय पास के ही एक बगीचे में ले जाती है और कहती है कि उसे पूजा के लिए फूल तोड़कर लाने हैं और इस काम में उसे संध्या की मदद चाहिए। अब संध्या भी अपने मालिक मालकिन को खुश रखती थी, इसीलिए चुपचाप रमैया के साथ चली जाती है। और इस मौके का फायदा उठाकर वेंकटेश जल्दी से संध्या के कमरे में जाकर उसका कॉलेज बैग चेक करते हैं, लेकिन अफसोस कॉलेज बैग में भी ताड़पत्र की कुंडली नहीं मिलती। वह तुरंत रोहित को फोन करके बताते हैं कि कुंडली का कुछ पता नहीं चला। रोहित भी पूरी तरह से निराश हो जाता है। वो ये बात अथर्व गुरुजी को बताता है। तब गुरुजी कहते हैं, तुमने बताया कि वह लड़की किराए पर रह रही है, इसका मतलब उसका अपना घर कहीं और है। हो सकता है इस लड़की ने वह ताड़पत्र की कुंडली अपने खुद के घर पर रखी हो, क्योंकि जाहिर सी बात है इसका परिवार तो होगा ही। ये यहां पर पढ़ने के लिए आई है। तुम वेंकटेश से पता करो कि इसका असली घर कहाँ है, इसके घर वाले कहाँ रहते हैं। शायद वहां पर ताड़पत्र की कुंडली मिल जाए। रोहित तुरंत वेंकटेश को फोन करके पूछता है, अंकल, क्या आप जानते हैं कि संध्या कहां से आई है? इसका होम टाउन क्या है? वेंकटेश कहते हैं, हाँ बेटा, वह किसी बावनखेड़ा गांव से आई है। बहुत ही पिछड़ा हुआ गांव है। रोहित जल्दी से फोन कट करके गुरुजी को बताता है, हाँ, वह किसी गांव से बिलोंग करती है। अथर्व गुरुजी कहते हैं, तो हो ना हो वह कुंडली जरूर उस घर में होगी। तुम लोगों को उस कुंडली को जलाना होगा। रोहित कहता है, लेकिन गुरुजी, हम उसका घर कहां ढूंढेंगे? अथर्व गुरुजी कहते हैं, देखो बच्चों, यह काम तो तुम्हें ही करना होगा। मैं अपनी तपस्या में लीन रहता हूं। मेरे 41 दिन की तपस्या है, मैं इसे भंग नहीं कर सकता। मेरे शिष्य भी इस काम में मेरा साथ देते हैं, इसलिए ये भी तुम्हारे साथ नहीं जा सकते। और वैसे भी वो डायन तुम्हारे पीछे पड़ी है। उस कुंडली को तुम्हें ही जलाना होगा, इसलिए तुम्हारा जाना जरूरी है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें निहत्था नहीं भेजूंगा। मैं तुम्हें एक ऐसा रक्षा कवच दूंगा जिससे वो डायन तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। 7 दिनों के भीतर उस कुंडली का पता लगा लेना, क्योंकि 7 दिन बाद इस रक्षा कवच की शक्ति समाप्त हो जाएगी। रोहित और विक्रम हाँ में सिर हिलाते हैं।
फिर अथर्व गुरुजी अंदर बने कमरे में जाते हैं जहां पर मां काली की बहुत बड़ी सी मूर्ति रखी हुई थी और उनके चरणों में रुद्राक्ष की कुछ मालाएं पड़ी थीं। गुरुजी पंचमुखी माला देकर कहते हैं, यह लो बेटा, यह अभिमंत्रित रुद्राक्ष मालाएं हैं। यह 7 दिनों तक डायन या फिर किसी भी नकारात्मक शक्ति से तुम्हारी रक्षा करेंगी। अब जाओ और उस कुंडली का पता लगाओ। भगवान तुम्हारी मदद करें और तुम्हें सफलता दे। वे लोग 52 खेड़ा गांव के बारे में पता करते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि वह मुंबई से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। इसीलिए बिना देरी किए रोहित और विक्रम उस गांव के लिए चले जाते हैं। 52 खेड़ा गांव काफी पिछड़ा गांव था, जहां पर शायद आज भी सुविधा नहीं है। जैसे तैसे करके रोहित और विक्रम गांव में पहुंच जाते हैं, लेकिन गांव के अंदर जाने का रास्ता बहुत ही ज्यादा खराब था, इसलिए उन्हें अपनी कार काफी पहले ही रोकनी पड़ती है। वे लोग गांव में पैदल जाते हैं। गांव में घर काफी दूरी पर बने हुए थे और ज्यादा घर भी नहीं थे। वह एक आदमी से पूछते हैं, क्या यही 52 खेड़ा गांव है? वह आदमी बताता है, हाँ यही है। तब विक्रम उस आदमी से पूछता है, यहाँ कोई संध्या रहती है? हमारा मतलब यहाँ किसी संध्या का घर है। संध्या का नाम सुनकर वह आदमी रोहित और विक्रम को चौंक कर देखता है। ऐसा लगता है जैसे रोहित और विक्रम का चेहरा पढ़ने की कोशिश कर रहा है। रोहित कहता है, क्या हुआ भैया, आपने जवाब नहीं दिया। क्या आप संध्या का घर जानते हो? वह आदमी कहता है, लेकिन तुम लोग कौन हो और उसके बारे में क्यों पता कर रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि वह बहुत ही खतरनाक लड़की है? इतना कहकर वह आदमी तुरंत वहां से तेज कदमों के साथ चला जाता है। रोहित और विक्रम उसे रोकते रह जाते हैं, लेकिन वह रोहित और विक्रम की एक नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। विक्रम रोहित से कहता है, बड़ी अजीब बात है, यह तो संध्या के नाम पर गायब ही हो गया। रोहित कहता है, लगता है संध्या ने अपना आतंक यहां भी मचा रखा था। चल अब आगे चलकर पता करते हैं। वे लोग गांव में थोड़ा और अंदर जाते हैं। चौपाल पर कुछ लोग बैठे हुए थे, कुछ बच्चे भी खेल रहे थे। विक्रम और रोहित बूढ़े लोगों के पास जाते हैं और उनसे संध्या के बारे में पता करते हैं। एक बार फिर संध्या का नाम सुनकर वे बूढ़े लोग उन दोनों को बहुत हैरानी से देखने लगते हैं। तभी विक्रम कहता है, देखिए आप लोग हमारी बात समझिए, हम यहाँ बहुत जरूरी काम से आए हैं। हमें संध्या के बारे में जानना है। उसका घर कहाँ है, उसके घर में कौन है, हमें उसके बारे में पता लगाना है। आप प्लीज हमारी मदद कीजिए। एक बुजुर्ग व्यक्ति कहता है, लेकिन तुम्हें क्या काम है? क्या तुम उसके दोस्त हो? रोहित कहता है, नहीं अंकल जी, हम उसके दोस्त नहीं हैं। एक्चुअली वो हमारी दुश्मन है, हम परेशान हैं। इसके बाद रोहित और विक्रम सिलसिलेवार तरीके से गांव के लोगों को अपने साथ हुई घटना के बारे में बताते हैं, जिसे सुनकर वहां मौजूद एक बूढ़ा आदमी कहता है, यह तो होना ही था। तभी दूसरा बड़ा व्यक्ति कहता है, हाँ हमें तो पता था कि वह इतनी आसानी से शांत नहीं बैठने वाली, उसे तो बस शिकार करने का बहाना चाहिए। तभी विक्रम उनकी बातों को काटते हुए कहता है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। रोहित कहता है, देखिए हमें संध्या के घर जाना है, क्योंकि उसके घर में एक ऐसी चीज है जिससे हम संध्या से छुटकारा पा सकते हैं। वहां मौजूद बूढ़े लोग एक दूसरे की शक्ल देखते हैं। फिर एक बच्चे से 2 कुर्सियां मंगवाकर रोहित और विक्रम को बैठने के लिए कहते हैं। उनमें से एक बूढ़ा आदमी राम अवतार कहता है, देखो बच्चों, हम तुम्हें संध्या का घर बांट तो दें, लेकिन हम नहीं चाहते कि तुम वहां जाओ। रोहित हैरानी से पूछता है, लेकिन क्यों? राम अवतार बताता है, बेटा उसका घर आत्माओं, भूत प्रेतों का गढ़ है, वहां कोई भी नहीं जाता, और उसका घर इस गांव से थोड़ा हटकर है। उसके आसपास जो भी लोग थे सबने अपने घरों को खाली कर दिया है। उस जगह पर अब केवल संध्या का ही घर है। वह कभी कभी आती है और रात को ही आती है, रात में ही चली जाती है। विक्रम हैरानी से कहता है, क्या मतलब? भूतों का गढ़ है? मैं कुछ समझा नहीं। तब राम अवतार बताता है, दरअसल आज से 17 साल पहले संध्या के पिताजी ने एक औरत से शादी की थी। वह औरत विधवा थी, लेकिन बहुत ही सुंदर थी।
इसीलिए संध्या के पिता सूर्य प्रकाश को प्रियतमा भा गई। एक विधवा से शादी करने पर गांव वाले ने थोड़ा ऐतराज तो जताया, लेकिन सभी ने यह सोचा कि सूर्य प्रकाश की जिंदगी है, हमें क्या लेना देना। फिर कुछ समय बाद सूर्य प्रकाश के घर से रात के समय अजीबोगरीब आवाजें आने लगी। ऐसा लगता था कोई रात को तंत्र मंत्र का उच्चारण कर रहा है। उसके घर के सामने से निकलने पर अजीब सी महक चारों तरफ फैल जाया करती थी। कभी कभी जानवरों के रोने की आवाज आती थी। जब गांव वालों ने इस बात का पता किया, तब पता चला कि सूर्य प्रकाश की कई दिनों से तबीयत खराब है और इसीलिए उसकी पत्नी रात को कोई तांत्रिक साधना करती है जिससे कि उसका पति सही हो जाए। लेकिन ऐसा था नहीं। कुछ दिनों बाद सूर्य प्रकाश का देहांत हो जाता है। जब उसका देहांत हुआ था, तब गांव वाले अंतिम संस्कार करने के लिए उसके शव को ले जाना चाहते थे, लेकिन उसकी पत्नी प्रियतमा ने अंतिम संस्कार करने से ही मना कर दिया। यह बात गांव वालों को बहुत ही अजीब लगी कि भला प्रियतमा अंतिम संस्कार के लिए क्यों मना कर रही है। ऐसे तो सूर्य प्रकाश को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। शुरू में तो लगा शायद वह सूर्य प्रकाश से बहुत प्रेम करती थी, इसीलिए अपने से दूर नहीं करना चाहती। लेकिन 2-3 दिन बाद भी प्रियतमा ने सूर्य प्रकाश की लाश को गांव वालों को नहीं सौंपा। उस समय संध्या की उम्र 6 साल की थी। संध्या बचपन से ही बहुत शांत लड़की थी। सूर्य प्रकाश की मौत होने पर गांव के अधिकतर लोग संध्या को अपने घर ले जाते थे और प्रियतमा को समझाने की कोशिश भी करते थे कि वह लाश को गांव वालों को दे दे, लेकिन प्रियतमा को कुछ समझ नहीं आता। तभी संध्या ने गांव के एक व्यक्ति को बताया कि रात को उसकी मां नग्न अवस्था में उसके पापा के चारों ओर चक्कर लगाती है। वह सूर्य प्रकाश के शरीर पर कई जगह कट के निशान लगाकर उसके खून को पीती है और उसके खून को अपने शरीर पर लगाती है। यह सुनने के बाद पहले तो संध्या की बातों पर किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी सूर्य प्रकाश की लाश न देने के कारण लोगों के मन में शक पैदा हो गया था और इसीलिए गांव के कुछ लोगों ने चोरी चुपके सूर्य प्रकाश के घर में झांकने की कोशिश की और फिर संध्या की बात बिल्कुल सच निकली, जिससे हमें यह पता चला कि प्रियतमा तंत्र मंत्र करने वाली औरत है। शुरू में तो हमें सिर्फ इतना लगा कि वह जादू टोना करती है, लेकिन हम गलत थे। हमें पता चला कि वह एक डायन है। उसी ने अपने पति की बलि दी थी और अब उसके शव के साथ कोई साधना कर रही है ताकि वह और भी शक्तिशाली हो सके। जब यह बात गांव के लोगों को पता चली तो सभी ने प्रियतमा को गांव से निकालने का फैसला कर लिया। प्रियतमा भी हार कर गांव से जा रही थी, लेकिन वह अपने साथ अपनी बेटी को लेकर जा रही थी। जब गांव वालों ने देखा कि प्रियतमा एक सही औरत नहीं है और उसकी वजह से संध्या की जिंदगी खराब हो सकती है, तो गांव वाले ने संध्या को गांव में ही रोक लिया और प्रियतमा को इस गांव से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद प्रियतमा का शव पास की नहर के पास सड़ी गली अवस्था में मिला। किसी को नहीं पता कि उसकी हत्या की गई थी या उसने अपने आप खुद को मार लिया था। गांव के कुछ लोगों ने कहा कि हमें प्रियतमा का अंतिम संस्कार कर देना चाहिए, जबकि कुछ लोगों का कहना था कि वह एक डायन थी, उसका अंतिम संस्कार नहीं हो सकता और इसीलिए संध्या की मां का शव नहर के पास पड़े पड़े ही सड़ता गया और मिट्टी में मिल गया। इधर संध्या अपने घर पर रह रही थी। गांव वाले जो भी खाना पानी बनाते उसको देकर आ जाते थे, उसका ध्यान रखते थे। धीरे धीरे संध्या भी बड़ी होने लगी। थोड़ी बड़ी होने के साथ वह अजीब व्यवहार भी करने लगी। बचपन में वह जिससे हंसकर बोलती थी, बड़े होने पर वह उन्हें अजीब ढंग से जवाब देती थी, ऐसे जैसे किसी ने उसे गांव वालों के खिलाफ चढ़ा दिया है। फिर कुछ समय बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी, जैसे संध्या का किसी बच्चे से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया है तो उस बच्चे को कोई चोट पहुंच जाती। धीरे धीरे मामला इतना बिगड़ता चला गया कि संध्या लगभग गांव के हर किसी बच्चे से झगड़ा करती थी, बहस करती और फिर उस बच्चों के साथ कुछ न कुछ बुरा होता और इसी तरह संध्या बड़ी होती चली गई। उसकी कुछ हरकतों के कारण गांव वाले उसे डांटना डपटने लगे और जब संध्या इसका विरोध करती तो बात बहस में या झगड़े में बदल जाती। फिर कुछ दिनों बाद झगड़ा करने वाले व्यक्ति की मौत हो जाती। शुरू में तो यह सब इत्तेफाक लगा,
लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला गया वैसे वैसे लोगों ने इस चीज को एक अभिशाप माना, एक ऐसा अभिशाप जो कि प्रियतमा का दिया हुआ था। कुछ लोगों का कहना था कि प्रियतमा की आत्मा बेटी के अंदर आ गई है और इसीलिए संध्या भी एक डायन में बदल चुकी है, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि संध्या एक डायन की ही बेटी है, इसलिए वह खुद डायन है। अब ये तो भगवान ही जाने, लेकिन हाँ, यह बात हकीकत है कि संध्या से कोई भी पंगा नहीं लेता, कोई उससे झगड़ा नहीं करता, हर कोई उससे बचने की कोशिश करता है और हम गांव वालों ने भी यही किया। जैसे जैसे हमें लगा कि संध्या की वजह से गांव के लोगों को नुकसान पहुंच रहा है, तो लोगों ने उसके घर के आसपास के घर खाली कर दिए और थोड़ा दूरी पर बसने लगे। धीरे धीरे सभी लोगों ने संध्या से संबंध तोड़ लिए। अगर वह किसी के पास से होकर गुजरती तो लोगों उसे अनदेखा करने लगते। वह जितना कहती लोग उसका जवाब दे देते, फालतू कोई भी मतलब नहीं रखता। गांव के लगभग सभी लोगों ने उसके घर के पास से अपने घर पर ताले लगा दिए थे, जिस कारण उस इलाके में संध्या का घर ही अकेला घर रह गया था। संध्या ने इस बात का फायदा भी उठाया। उसने अपने तंत्र मंत्र की क्रिया तेज शुरू कर दी। भूले भटके कई लोग उस रास्ते पर गए तो उन्होंने वहां अजीबो गरीब दृश्य देखे, जैसे कई परछाइयां, भयंकर आवाजें, मौसम का बिगड़ना, दम घुटना, सांस लेने में दिक्कत, कभी कभी तो शरीर में सुन्नपन आ जाना। कई लोगों का दावा है कि उन्होंने संध्या के घर में कई प्रेत आत्माओं को देखा है, जो बहुत ही खूंखार और डरावनी है, इसलिए कोई भी संध्या के घर के आसपास भी नहीं जाता। हमारा यह गांव बड़ी मुश्किल से उसके प्रकोप से बचा है और मैं तुमसे भी यही कहूंगा कि तुम जैसे तैसे करके यहां से वापस चले जाओ। अगर संध्या को पता चल गया कि तुम उसका पीछा करते करते उसके घर तक आए हो तो वह तुम्हें जान से मार देगी। तभी रोहित गुस्से में कहता है, अंकल, अभी हमने आपको बताया ना कि वह ऑलरेडी हमारे एक साथी को मार चुकी है और अब हमारी बारी है, तो क्यों ना एक बार हम उसे रोकने की कोशिश कर ले। राम अवतार कहता है, बच्चों, मेरी बात समझने की कोशिश करो, वह कोई साधारण घर नहीं है। मैं जानता हूं कि तुम लोग परेशान हो, तुम किसी अच्छे तांत्रिक से या अघोरी से मिलो, शायद वह तुम्हारी कोई मदद कर दे, वह संध्या से तुम्हारा बचाव कर ले, लेकिन उसके घर जाना सही नहीं है। विक्रम खड़ा होकर कहता है, देखिए अंकल जी, आप हमारी बात को समझ नहीं रहे हैं। हम बड़ी मुश्किल से यहां तक पहुंचे हैं और हमारे पास केवल साथ दोनों का ही समय था। अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, हमें जैसे तैसे करके ताड़पत्र की वह कुंडली ढूंढनी होगी। रोहित और विक्रम के जिद करने पर राम अवतार को मजबूरन संध्या के घर का पता बताना पड़ता है। वे लोग संध्या के घर की तरफ जाने लगते हैं। संध्या के घर के आसपास का इलाका जंगली हो गया था। बड़े बड़े पेड़ खड़े थे, ऐसा लग रहा था जैसे वह पेड़ संध्या के घर की रक्षा कर रहे हैं, उसे ढके हुए हैं। घने जंगल में प्रवेश करने के बाद रोहित और विक्रम को कुछ टूटे फूटे और पुराने घर नजर आते हैं, जिन्हें देखकर यही अंदाजा लगाया जा रहा था कि गांव वालों के ही घर होंगे, जिन्होंने अपने घर संध्या के डर की वजह से छोड़ दिए थे। रोहित विक्रम से कहता है, यार, यहां पर तो अच्छे खासे घर हैं, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि संध्या का घर कौन सा है? विक्रम कहता है, मुझे लगता है हमें हर घर में झांकना चाहिए। जिस घर में थोड़ा बहुत सामान मिले और सही सामान मिले, शायद वही संध्या का घर होगा। रोहित और विक्रम यही करते हैं। वह घर की खिड़कियों से घर के अंदर झांकने की कोशिश करते हैं। लगभग 5 से 6 घर देखने के बाद उन्हें एक ऐसा घर मिलता है जिसके अंदर सारा सामान सही सलामत और साफ सुथरा रखा हुआ था। रोहित तुरंत बोलता है, विक्रम देख, शायद यह घर संध्या का हो। विक्रम भी ठीक से झांक कर देखता है तो पाता है कि हाँ, घर के अंदर काफी सामान है और सब सही सलामत है। वे लोग घर के दरवाजे को देखते हैं तो दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। रोहित तुरंत ताले को तोड़ता है। वे लोग अंदर प्रवेश करते हैं। विक्रम आगे चल रहा था, लेकिन जैसे ही वे लोग घर में प्रवेश करते हैं, तुरंत उनके सिर पर लकड़ी का तख्ता गिरता है। विक्रम तो आगे निकल चुका था, लेकिन वह तख्ता रोहित के सिर पर गिर जाता है। वे लोग इस घटना के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए रोहित डरने के साथ चौंक भी जाता है।
हालांकि तख्ता काफी हल्का था। रोहित को ज्यादा चोट नहीं आई थी, लेकिन वह डर गया था। अचानक हुए इस हमले से विक्रम भी सहम जाता है। वह तुरंत रोहित को संभालता है और पूछता है, भाई तू ठीक तो है? रोहित कहता है, हाँ मैं ठीक हूं। रोहित और विक्रम छत की ओर देखने की कोशिश करते हैं तो पाते हैं कि छत लकड़ी की बनी हुई है। पुराने जमाने में लकड़ी और कच्ची मिट्टी के छतें हुआ करती थीं। संध्या का घर भी बहुत पुराना था, लेकिन संध्या ने उसे संजो कर रखा हुआ था। घर में घुसते ही रोहित और विक्रम को अजीब सी गंध आने लगती है, जैसे सामान सड़ रहा हो। ऐसा शायद इसलिए था क्योंकि संध्या यहाँ कभी कभी आती थी। विक्रम रोहित से कहता है, यार यहाँ कितनी अजीब सी बदबू आ रही है। इतना कहकर विक्रम अपनी नाक पर हाथ रख लेता है। तभी रोहित कहता है, यार घर में तो काफी सामान लग रहा है, हम उस ताड़ पत्र को कहाँ और कैसे ढूंढेंगे? मुझे तो डर है कहीं संध्या ना आ जाए। विक्रम कहता है, यार शुभ शुभ बोल, हम लोग वैसे ही परेशानी में हैं। उसके आने से पहले हमें वो ताड़ पत्र की कुंडली ढूंढनी होगी। जैसे जैसे वे लोग घर में इधर उधर बढ़ रहे थे, उनके लिए अंधेरा बढ़ता जा रहा था। वे लोग उस घर की बिजली बत्ती से भी वाकिफ नहीं थे। असल में उस घर में बिजली थी ही नहीं। विक्रम कहता है, अरे रोहित, टॉर्च जलाना, यहां तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। यहां लाइट नहीं है क्या? रोहित अपने मोबाइल की टॉर्च निकालता है और आसपास लाइट का सिस्टम देखने की कोशिश करता है, लेकिन उन्हें घर में कहीं भी बिजली का तार दिखाई नहीं देता। रोहित कहता है, मुझे लगता है यहां बिजली नहीं है। वैसे भी वो अंकल बता रहे थे कि यह घर काफी पुराना है। विक्रम कहता है, चल, लाइट नहीं है तो रोशनी के लिए कुछ ना कुछ तो होगा ही। वैसे भी संध्या यहां आती होगी तो अंधेरे में तो नहीं रहती होगी। रोहित कहता है, वो डायन है, उसके लिए अंधेरा और रोशनी कुछ नहीं। मेरे हिसाब से तो वो अंधेरों की रानी है। रानी? विक्रम कहता है, बस बस, उस लड़की को रानी की उपाधि देना बंद कर। फिलहाल वह हमारे लिए यमराज बनकर आ चुकी है। विक्रम और रोहित बातें कर रहे थे कि तभी पास में रखी एक लालटेन अपने आप जल जाती है। जैसे ही वह लालटेन जलती है, विक्रम और रोहित का ध्यान उस लालटेन की तरफ जाता है। हालांकि वे लोग यह नहीं जानते थे कि लालटेन कहाँ रखी है, कहाँ नहीं। वे लोग तो अभी भी घर में इधर उधर घूम ही रहे थे, लेकिन लालटेन के जलते ही उनका ध्यान लालटेन की तरफ आकर्षित होता है। रोहित हैरानी से कहता है, भाई ये क्या है? ये अपने आप कैसे जल गई? विक्रम भी हैरान था। वह धीरे धीरे लालटेन के पास जाता है ताकि पुष्टि कर सके क्या यह लालटेन सच में पुराने जमाने की है, क्योंकि कहीं ना कहीं विक्रम के मन में यह शक था कि हो सकता है यह कोई नई बैटरी वाली लाइट हो, लेकिन लौ तो एक आग की तरह ही जल रही थी। विक्रम लालटेन के करीब जाकर उसे अच्छी तरह से देखता है। देखने में वह वही पुरानी मटमैली धूल लगी हुई लालटेन थी। विक्रम को यकीन नहीं आता। वह उस लालटेन को जैसे ही उठाने की कोशिश करता है, वैसे ही लालटेन का शीशा अपने आप ही फूट जाता है और लालटेन की आग भड़ककर रोहित और विक्रम के मुंह की ओर आती है। लेकिन वे दोनों बच जाते हैं क्योंकि उनके पास अभिमंत्रित रुद्राक्ष की मालाएं थीं जो उनकी रक्षा कर रही थी। विक्रम और रोहित तुरंत पीछे की तरफ हटते हैं, लेकिन वह आग हवा में उड़कर गायब नहीं होती, बल्कि वह एक मानव आकृति ले लेती है और बार बार कभी रोहित तो कभी विक्रम के ऊपर हावी होने की कोशिश करती है। आग के उस रूप से विक्रम और रोहित दोनों ही घबरा गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह चिल्लाने लगे थे, बचाओ बचाओ, हमारी मदद करो। लेकिन वहां आसपास उनकी आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं था। तभी रोहित को ध्यान आता है कि अथर्व गुरुजी ने उन्हें अभिमंत्रित मालाएं दी थी। वह तुरंत कहता है, विक्रम विक्रम शांत हो जा, यह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। देख, हमने मालाएं पहन रखी है। गुरुजी ने कहा था इनके जरिए हम हर नकारात्मक शक्ति से बचे रहेंगे। ये सुनकर विक्रम को भी याद आता है कि हाँ, हम तो इस माला के बारे में भूल ही गए थे। जैसे ही उन्हें माला की शक्ति का पता चलता है, वे लोग शांत हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे वह भड़कती हुई आग भी अपने आप शांत हो जाती है। आग शांत हुई थी कि तभी उन्हें बिल्ली के जोर जोर से रोने की आवाज आने लगती है।
रोहित कहता है, यार यह तो बिल्ली रो रही है। मैंने सुना है बिल्ली का रोना शुभ नहीं होता। विक्रम कहता है, हाँ मैंने भी यही सुना है और शायद ये आवाज घर में ही कहीं से आ रही है। वे लोग अंदर जाने की कोशिश करते हैं। वहां उन्हें दो चमकती हुई रोशनी दिखाई देती है। रोहित जैसे ही उन दो चमकती रोशनी पर अपनी टॉर्च मारता है, वहां पर एक काली बिल्ली मुंह खोले बैठी थी, जैसे इनका शिकार करेगी, और होता भी कुछ ऐसा ही है। वह बिल्ली इन दोनों पर झपट्टा मारती है, लेकिन अथर्व जी के आशीर्वाद से दोनों को कुछ नहीं होता। वह बिल्ली जमीन पर गिर जाती है और तुरंत गायब हो जाती है। यह देखकर विक्रम और रोहित की हैरानी की हद नहीं रहती। उन्होंने आज से पहले ऐसा कभी नहीं देखा था। दोनों एक दूसरे की शक्ल को कुछ देर तक देखते रहते हैं। रोहित कहता है, चल यार जल्दी कर, उस कुंडली को ढूंढ। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। पता नहीं यहां और कितने भूत प्रेत रहते हैं, इसलिए तो वो बेचारे अंकल हमें यहां आने से मना कर रहे थे। इतना कहकर रोहित और विक्रम घर का सामान ढूंढने लग जाते हैं। वह हर छोटी बड़ी जगह देख रहे थे, रसोई घर में, कमरे में, लेकिन उन्हें ताड़पत्र तो क्या, कोई अन्य पत्र भी नहीं दिखता। वे लोग थक हार कर जमीन पर बैठ जाते हैं। रोहित की कमर में दर्द था, इसलिए वह जमीन पर लेट जाता है और छत की ओर देखता है। वह कहता है, यार विक्रम अब क्या करें, कहां जाएं? उस संध्या से ही पूछे कि ताड़पत्र की कुंडली कहां है, हमें चुपचाप दे दे। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि उसे अभी जान से मार दूं। विक्रम कहता है, यार ऐसे गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, हमें दिमाग से काम लेना होगा। तभी रोहित की नजर छत पर बने तख्तों पर जाती है, जो कि लकड़ी के बने हुए थे, और उन्हीं में से एक तख्ते में उसे कुंडी नजर आती है, जिसका रंग लगभग लकड़ी के रंग में हो चुका था, यानी कि लकड़ी और वो कुंडी दोनों ही काली पड़ चुकी थी। रोहित तुरंत उठकर बैठ जाता है। वह विक्रम से कहता है, विक्रम यह क्या है? विक्रम ऊपर की तरफ देखता है, तब उसे भी कुंडी नजर आती है। वह अपनी आंखें चौड़ी करते हुए कहता है, यार रोहित क्या इसके ऊपर कुछ है? रोहित कहता है, हाँ मुझे लगता है, वह कुंडली कहीं यही तो नहीं। रोहित जल्दी से एक मेज लाता है, फिर उस मेज के ऊपर एक कुर्सी रखता है। विक्रम उस कुर्सी पर चढ़ता है, तब जाकर उसका हाथ छत पर जाता है। विक्रम रोहित से थोड़ा लंबा था, इसीलिए वह उस कुंडी को खोलता है। तब उसे आसपास थोड़ी खाली जगह दिखती है, लेकिन हर तरफ अंधेरा ही था। रोहित विक्रम को टॉर्च देता है। विक्रम टॉर्च से इधर उधर रोशनी करता है, लेकिन उसे कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं देता, क्योंकि छत अभी भी उसके सिर के ऊपर ही थी। हालांकि उसके हाथ जा रहे थे। फिर विक्रम अपने हाथ से इधर उधर टटोलने की कोशिश करता है, तब जाकर उसके हाथ एक ताड़पत्र लग जाता है। उसको छूते ही विक्रम जैसे हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वह कैसा रिएक्ट करे, लेकिन विक्रम जल्दी से उस ताड़पत्र को नीचे करता है। रोहित तुरंत कहता है, यह क्या है? क्या यह वही ताड़पत्र है? विक्रम कहता है, शायद हाँ। विक्रम उस ताड़पत्र को खोलने लगता है। उसमें सच में कुछ अजीबोगरीब मंत्र लिखे थे और कुछ डरावनी आकृतियां बनी हुई थी। विक्रम नीचे उतरता है और कहता है, मेरे ख्याल से यही वह ताड़पत्र की कुंडली है, यहां पर छुपा कर रखी था। रोहित कहता है, विक्रम अब बस, अब हम और देर नहीं कर सकते, जल्दी से इस कुंडली को जला दे। रोहित का इतना ही कहना था कि तभी घर से हर तरफ से चीखों की आवाज आने लगती है। धीरे धीरे वह आवाज दर्दनाक हो जाती है। विक्रम और रोहित उन आवाजों को सुनकर डर रहे थे। उनके कानों में भी तकलीफ होने लगी थी। आवाज इतनी बढ़ गई थी कि रोहित और विक्रम को एक दूसरे की आवाज ही नहीं आ रही थी। विक्रम बार बार रोहित से माचिस मांग रहा था, लेकिन वह आवाज इतनी तेज थी कि रोहित अपना संतुलन खो रहा था। उस आवाज के कारण घर का सारा सामान हिलने लगा था। विक्रम भी अपने दिमाग पर काबू नहीं कर पा रहा था। अब दोनों के सिर में दर्द शुरू होने लगा था, लेकिन इतनी मुश्किल से हाथ आई कुंडली को वे ऐसे ही नहीं जाने दे सकते थे। इसीलिए विक्रम हिम्मत करके जैसे तैसे करके आगे बढ़ता है। वह घर में इधर उधर जाकर देखता है, तब जाकर उसे एक माचिस मिलती है। जैसे ही वह माचिस खोलता है तो उसमें केवल एक ही तीली थी।
विक्रम सोचता है कि इसमें तो बस एक ही तीली है, वो भी नहीं पता कितनी पुरानी है, कहीं सीली हुई हो तो वैसे भी आग नहीं लगेगी। विक्रम ये सोचकर घर के बाहर जाने का फैसला करता है। रोहित भी उसके पीछे ही था, लेकिन तभी घर के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। विक्रम काफी कोशिश करता है लेकिन दरवाजा नहीं खोल पाता। रोहित और विक्रम लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन चीखों की वजह से उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह दरवाजा कैसे खोले। कहीं ना कहीं उनके शरीर का बैलेंस भी डगमगा रहा था। उनके शरीर की जान अपने आप खींच रही थी। फिर विक्रम अपनी किस्मत के भरोसे और भगवान पर यकीन रखकर उस एक तीली से ही आग जलाता है और उस ताड़पत्र में लगा देता है, और भगवान की कृपा से वो ताड़पत्र आग पकड़ लेती है। लेकिन ताड़पत्र काफी धीमी गति से जल रही थी। चीखने और रोने की आवाजें अभी भी आ रही थीं। विक्रम और रोहित मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि कैसे भी करके यह ताड़पत्र जल जाए, क्योंकि ताड़पत्र के जलने पर सब कुछ अपने आप ही थमने वाला था। वह काली शक्तियां, भूत प्रेतों का डेरा, चीखने, रोने की आवाज, सब कुछ बंद हो जाते, और होता भी बिल्कुल यही है। धीरे धीरे वो ताड़पत्र सुलगते हैं और फिर आग पकड़ लेते हैं। जैसे ही ताड़पत्र ठीक तरीके से आग पकड़ लेते हैं, आग बड़ी फुर्ती से भड़कती है। आग कुछ ही देर में घर के सभी सामानों को अपनी चपेट में लेने लगती है। इधर विक्रम और रोहित दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं। काफी देर तक दरवाजा नहीं खुलता, लेकिन जैसे ही चीखने की आवाज कम होती है, वैसे ही दरवाजा खुल जाता है। फिर विक्रम और रोहित बिना देरी किए घर से बाहर निकलते हैं। देखते ही देखते संध्या का घर पूरी तरह से जलने लगता है। वहीं दूसरी ओर संध्या जब अपने रूम पर वापस पहुंची थी तो उसे शक हुआ था कि शायद उसके बैग को किसी ने छेड़ा है, लेकिन वो ये अच्छी तरह जानती थी कि वेंकटेश के घर किसी का आना जाना नहीं था, और अगर आना जाना होता भी तो उसके कमरे में कोई नहीं जाता। इसलिए संध्या को शक हो गया था कि वेंकटेश और रमैया उसकी सच्चाई के बारे में जान चुके हैं। शक होने के बाद वह अपने आप को अपने कमरे में बंद करके साधना करनी शुरू कर देती है और यह पता लगाने की कोशिश करती है कि क्या सच में वेंकटेश और रमैया उसकी सच्चाई के बारे में जान चुके हैं। तब उसे पता चलता है कि हाँ, उन दोनों को संध्या के बारे में पता चल चुका है। संध्या कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसीलिए वह उन दोनों पर भी तंत्र मंत्र करने की कोशिश करती है। वह अपनी साधना कर ही रही थी कि तभी वेंकटेश और रमैया दरवाजा खटखटाने लगते हैं। पहले तो संध्या ध्यान नहीं देती। वह सोचती है कि कुछ देर खटखटाएंगे और वापस चले जाएंगे, लेकिन वे लोग ऐसा नहीं करते। वेंकटेश्वर और रमैया लगातार दरवाजा पीटते रहते हैं। यहां तक वह दरवाजे को तोड़ने की भी कोशिश करते हैं, क्योंकि अब उनके मन में एक डर पैदा हो गया था। उन्हें भी अजीब सी घुटन महसूस होने लगी थी, शायद संध्या के तंत्र मंत्र करने की वजह से, या हो सकता है खुद उनकी सोच की वजह से। संध्या उस खटखट से परेशान हो जाती है और उसे हार कर अपनी साधना बीच में ही छोड़नी पड़ती है। वह गुस्से से दरवाजा खोलती है और कहती है, क्या है, आप लोग इस तरह से दरवाजा क्यों पीट रहे हो? तभी वेंकटेश गुस्से से कहते हैं, तुम अभी के अभी अपना सामान पैक करो, तुम्हारा यहां से जाने का वक्त आ गया है। यह सुनकर संध्या का चेहरा गुस्से में बदलने लगता है, क्योंकि उसके लिए यह कोई अनोखी बात नहीं थी। वह तो जान चुकी थी कि वेंकटेश उसकी सच्चाई के बारे में जान चुका है, इसीलिए वह गुस्से में कहती है, अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ है, और जब तक मेरा काम खत्म नहीं होता मैं अपनी जगह नहीं छोड़ती। और वैसे भी अभी मेरा महीना पूरा नहीं हुआ है और मैं आपको एडवांस किराया देती हूँ, इसलिए आप मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकते। और एग्रीमेंट के तहत आपने मुझसे 5 सालों का वादा किया है कि आप मुझे 5 साल से पहले यहाँ से नहीं निकाल सकते। तभी रमैया कहती है, एग्रीमेंट गया भाड़ में, तू अब भी मेरे घर से निकल, डायन कहीं की मासूम लोगों को मार रही है। यह सुनने के बाद संध्या को गुस्सा आता है और वह रमैया की गर्दन पकड़कर उसे अंदर खींच लेती है। वेंकटेश घबरा चुका था। वह अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन संध्या कसकर रमैया का गला पकड़ लेती है और कहती है, बुढ़िया, तू मुझे डायन कहती है,
तुझे अभी डायन की ताकत का पता नहीं है। तूने तो मेरा सिर्फ इंसान का ही रूप देखा है। अब मैं तुझे बताती हूँ कि डायन क्या कर सकती है। संध्या जल्दी से अपने कमरे में जाती है जहां पर वह साधना कर रही थी। वह वहां से एक विशेष प्रकार की घास उठाकर लाती है। वह उस घास को मसलने लगती है। वेंकटेश पूछता है, यह तुम क्या कर रही हो? देखो, तुम यह सही नहीं कर रही। तुम्हारा वक्त आ चुका है। तुम्हें हमसे कोई नहीं बचा सकता। इधर वेंकटेश रमैया संध्या के साथ मुश्किल में थे। वहीं दूसरी ओर ताड़पत्र पूरी तरह से जल चुका था और अब राख में बदलने वाला था। तभी संध्या के हाथ जलने लगते हैं। वह जिस घास को अपने हाथ में मल रही थी वह उसके लिए तेजाब का काम करने लगते हैं। यह देखकर संध्या को यकीन नहीं होता। वह हैरानी से अपने हाथों को देखने लगती है। वह मन ही मन कुछ मंत्र गुदगुदाने लगती है, लेकिन उसके मंत्र भी काम नहीं कर रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ यह क्या हो रहा है। ठीक उसी समय वेंकटेश के घर पुलिस आ जाती है। पुलिस के सायरन की आवाज सुनकर वेंकटेश जल्दी से नीचे जाता है। जाते जाते वह संध्या से कहता है, अब तेरा खेल खत्म। और कुछ ही देर में पुलिस संध्या को अरेस्ट कर लेती है। संध्या के हाथ बुरी तरह से जल रहे थे। उसके हाथों में छाले पड़ चुके थे। पुलिस वाले उसे पहले डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं और फिर पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं। संध्या बिल्कुल बेबस हो चुकी थी। वह यह जान चुकी थी कि किसी ने उसके ताड़पत्र की कुंडली को जला दिया है जिसमें उसके सारे मंत्र लिखे थे। उस ताड़पत्र में जितने भी मंत्र लिखे थे सब उसकी मां प्रियतमा के खून से लिखे हुए थे। जैसे जैसे खून की स्याही जल रही थी वैसे वैसे संध्या के अंदर की सारी शक्तियां खत्म हो चुकी थी। इतना ही नहीं, संध्या के साथ एक अनहोनी और होती है। पुलिस के अरेस्ट करने के बाद कुछ दिनों में ही उसके हाथ फिर से ठीक हो जाते हैं, लेकिन अपने आप ही दोबारा छाले पड़ने लगते हैं। ऐसा उसके साथ एक या दो बार नहीं बल्कि कई बार होता रहता है और शायद जिंदगी भर होता रहेगा, क्योंकि डायन बनना एक आसान प्रक्रिया नहीं है। जब कोई एक बार डायन बन जाता है तो वह अपनी स्थिति से कभी भी पीछा नहीं छुड़वा सकता। कहने को संध्या की सारी शक्तियां समाप्त हो चुकी थी, लेकिन अब उसे शक्ति के बदले में दर्द मिल चुका था। पुलिस के पास संध्या के खिलाफ कोई खास सबूत नहीं था, इसीलिए वे लोग भी संध्या को छोड़ देते हैं। उस दिन के बाद से संध्या कई अनेक सिद्धियां करने की कोशिश करती है, लेकिन हर सिद्धि में नाकामयाब रहती है। अब उसका जीवन बिल्कुल व्यर्थ है। कभी कभी वह मौत को गले लगाना चाहती है, लेकिन उसे मौत नहीं आती। वहीं दूसरी ओर रोहित और विक्रम शांति के साथ पहले गुरुजी के पास गए थे और फिर अपने घर आ चुके थे। अब सब कुछ ठीक हो चुका था, लेकिन उन्हें आज भी अपने दोस्त अमन की बहुत याद आती है। रोहित, जो कि टोने टोटके को हल्के में लिया करता था, आज वही इंसान हर चौराहे, हर गली मोहल्ले में फूंक फूंक कर कदम रखता है। वह इतना धार्मिक हो चुका है कि घर से निकलने से पहले भगवान का आशीर्वाद जरूर लेता है। साथियों, यहाँ पर इन तीनों दोस्तों ने यही गलती की थी कि उस लड़की को बहुत ही साधारण समझ लिया और बिना कुछ सोचे समझे उसे एक अबला नारी मानकर उसे बहुत भला बुरा सुना दिया। तो हमें हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि जब हम पहली बार किसी इंसान को देख रहे हैं, किसी लड़की को देख रहे हैं, तो उसके बारे में कोई धरना ना बनाएं कि उसका तो कुछ सपोर्टर ही नहीं है, वह तो एकदम भोली भाली लड़की है। हो सकता है उसके पीछे बहुत सारा रहस्य छुपा हुआ हो, और वैसे भी आज के समय में तो किसी के बारे में कुछ भी कमेंट करना बेवकूफ़ी भरा कदम है। हम हर किसी इंसान के बारे में नहीं जानते। एक साधारण सा दिखने वाला इंसान भी बहुत ज़्यादा ताकतवर हो सकता है, और कोई इंसान हमें ताकतवर दिख रहा हो, लेकिन हो सकता है वह अंदर से उतना ही ज़्यादा खोखला हो। और इसके अलावा जो भी कभी कभी नींबू वगैरह चौराहे पर आपको मिलते हैं, कुछ ठीकरी वगैरह मिलती है, तो इन चीज़ों का मजाक ना उड़ाए। हो सकता है कि कई बार यह चीज़ केवल और केवल अंधविश्वास होती है, लेकिन कई बार अगर सच में ऐसा कोई टोना टोटका होता तो फिर आपके ऊपर क्या बीतेगी, यह आप सोच भी नहीं पाएंगे। मैं यह नहीं कह रहा कि आप हमेशा ही इन पर आंख मूंद कर विश्वास करें,
लेकिन कभी कभी जब ऐसी चीज अचानक से सामने आती है और बार बार एक ही चीज का वहम होने लगता है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन अगर आप हमेशा भगवान की भक्ति करेंगे, उनकी भक्ति में हमेशा लीन रहेंगे, तो फिर दुनिया का कोई भी टोना टोटका, कोई भी ताकत आपका कभी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। और साथियों, मैं आपको बता दूं कि हमारी जो मेंबर्स वाली यक्षिणी की तंत्र कथा वाली स्टोरी चल रही है, उसके सभी पार्ट अपलोड हो चुके हैं और काफ़ी सारे साथियों ने उस स्टोरी को सुना है और बहुत ही बढ़िया स्टोरी उन्होंने कही है, क्योंकि उसमें एक बहुत ही अंधेरी दुनिया के बारे में आपको पता चलता है। यक्षिणी यक्ष और उनका एक अलग लोक होता है और कैसे वह हमारी धरती पर घूमने के लिए आते हैं, ये सभी चीज़ आपको उस स्टोरी में जानने को मिलती है। अब देखो, यहाँ पर तो आप साधारण स्टोरी जानते हैं, हालांकि ये भी बहुत ही खतरनाक स्टोरी होती है, लेकिन जो हॉरर की अलग दुनिया है, अब मैं उसको पब्लिक इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि उसमें कुछ चीज़ आपत्तिजनक है और कई लोगों को बुरी लग सकती है, या यूट्यूब भी उस कंटेंट को रिमूव कर सकता है। इसलिए जो उस स्टोरी को सुनने में कंफर्टेबल हो, सहज हो, इसलिए उन चीज़ों को हम केवल मेंबर्स के लिए सुना रहे हैं। तो अगर आप स्टोरी को जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो जल्दी से मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। चलिए अब अपने साथियों का धन्यवाद करते हैं। सुनीता खरवार सूरत, चंदन यूपी, अनीता खरवार गुजरात, विनोद कुशवाहा यूपी, पूनम धनक राजकोट, जय कुमार प्रजापति, शशि सिंह मुंबई, हैप्पी भीलवाड़ा, नसीम असलम हावड़ा, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली स्टोरी पर।